चलिए बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट उसी बात को कंटिन्यू करते हैं कि इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखते हैं। वैसे आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि सर को शेव नहीं कराना चाहिए था, और मुझे भी ऐसा ही लगता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 5-6 महीने में एक बार तो शेव करानी ही चाहिए, तो इसलिए मैं करा लेता हूँ ना। सो डोंट जज दैट मच, ठीक है। चलिए बेटा मैं उसी बात को कंटिन्यू करता हूँ, इंडक्टर वाली बात को ही। हमारे पास एक इंडक्टर है। इंडक्टर मतलब अपने आप में एक लूप है जिसके पास कोई ना कोई सेल्फ इंडक्टेंस है, जिसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L है, और उसमें से करंट आई जा रहा है। ये करंट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, डी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। उधर वाले पॉइंट को मैंने A बोल दिया और इधर वाले पॉइंट को मैंने B बोल दिया। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात आपको याद कराना चाहता हूँ, या फिर आपके दिमाग में बैठाना चाहता हूँ कि VA माइनस VB इज ऑलवेज L di/dt। ए और बी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमेशा L di/dt होगा। करंट की तरफ आओगे तो एक ड्रॉप लिख सकते हो। ड्रॉप मतलब बड़ा घटना लिख सकते हो। कितना घटना? L di/dt का घटना। जब KVL वगैरह लगाते हैं तो माइनस इसलिए लिखते हैं कि बड़ा माइनस का मतलब कि पोटेंशियल घट रहा है। di/dt पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और उसके हिसाब से हम फाइनली देख सकते हैं कि पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा। जैसे मैं इसमें 3 केस लेता हूँ। सबसे पहले बड़ाई वाली बात याद कर ली। सबसे पहला केस कि अगर मान लो कि आपके करंट की वैल्यू कांस्टेंट हुई। अगर करंट की वैल्यू कांस्टेंट हुई तो ऑब्वियस बात है कि आपका di/dt तो जीरो होगा। अगर आपका di/dt जीरो होगा तो ऑब्वियस बात है कि VA इज इक्वल्स टू VB, कि A का पोटेंशियल और B का पोटेंशियल सेम होगा। अगर मान लीजिए बेटा करंट लगातार बढ़ रहा है, करंट जो वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि आपका di/dt जो है वो पॉजिटिव है। di/dt अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब मेरा VA माइनस VB जो है वो पॉजिटिव है। VA माइनस VB पॉजिटिव है, इस बात का मतलब ये है कि A का पोटेंशियल बड़ा है और B का पोटेंशियल छोटा है। इसका मतलब A का पोटेंशियल बड़ा है और B का पोटेंशियल छोटा है। तो A से B की तरफ आओगे तो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। कितना ड्रॉप होगा? L di/dt का ड्रॉप होगा, ठीक है। अच्छा, ये पोटेंशियल A का ज़्यादा और B का कम क्यों? बड़ा मैं बता दूं कि जैसे ही करंट आएगा और बढ़ेगा तो ये लूप के अंदर से फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेगा तो फ्लक्स को घटाने के लिए वो करंट को घटाना चाहेगा। करंट को घटाना चाहेगा तो ये सारा का सारा जो इंडक्टर है वो एक ऐसी बैटरी की तरह बिहेव करेगा जिसका हायर पोटेंशियल इस तरफ और लोअर पोटेंशियल इस तरफ। तो A का पोटेंशियल बड़ा और B का पोटेंशियल छोटा, और इस EMF की वैल्यू को आप बड़े आराम से कह सकते हो कि दैट इज L di/dt। फिर ना तीसरी बात कि अगर मान लीजिए कि आपके पास करंट है वो घट रहा है। अगर करंट घट रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों di/dt की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। di/dt की वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई तो VA माइनस VB नेगेटिव आ गया। VA माइनस VB अगर नेगेटिव आ गया तो इस बात का सीधा सीधा अर्थ ये है कि B का पोटेंशियल बड़ा है और A का पोटेंशियल छोटा है। बेटा B का पोटेंशियल बड़ा है और A का पोटेंशियल छोटा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक आओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। कितना बढ़े? अच्छा, क्यों बढ़ा? करंट घट रहा है तो इस लूप में से गुजरने वाला फ्लक्स घट रहा है। हम क्या कोशिश करेंगे? फ्लक्स को बढ़ाने की, मतलब करंट को बढ़ाने की। करंट को बढ़ाने के लिए ये सारा का सारा जो लूप है वो एक ऐसी बैटरी की तरह बिहेव करेगा जिसका हायर पोटेंशियल बड़ा इस तरफ और लोअर पोटेंशियल आपका इस तरफ। आई होप इट्स मेक सेंस। बड़ाई वाली बात हमेशा याद रखोगे। और मेन बात तो सिर्फ और सिर्फ यही याद रखनी है कि जब भी KVL KCL वगैरह लगाओ और आपके पास अगर इंडक्टर इस तरह से हो, इंडक्टर इस तरह से हो और उसका इंडक्टेंस अगर L हो तो हमेशा करंट की तरफ जाओ तो माइनस L di/dt लिख दिया करो, क्योंकि यहां से आओगे तो ड्रॉप होगा माइनस L di/dt। बस ऐसे लिख दिया करो। di/dt पॉजिटिव आ रहा हो तो पॉजिटिव, नेगेटिव आ रहा हो तो नेगेटिव। और करंट के अपोजिट जाओगे तो हमेशा ही प्लस L di/dt लिख दिया करो। कभी किसी बात की परेशानी आएगी नहीं, हमेशा हमारा मामला बिल्कुल चिल रहेगा, हमेशा मामला बिल्कुल सेट रहेगा, ठीक है बच्चा। चलिए बच्चा, पोटेंशियल डिफरेंस वाली बात को और बेटर तरीके से समझने के लिए इंडक्टर में कैसे कैसे पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं, इस बात को और बेटर तरीके से समझने के लिए 3-4 सवाल करते हैं। इन सवालों का एम सिर्फ और सिर्फ आपको ये वाली बातें समझाना है कि बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखते हैं। VA माइनस VB निकालना है। बड़ा A पॉइंट ये रहा, B पॉइंट ये रहा। तार में करंट है 5 एम्पियर, वो कांस्टेंट है, सवाल में लिखा हुआ है। रेजिस्टेंस है 2 ओम, और ये जो वायर है इसका सेल्फ इंडक्टेंस या फिर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस आपको 5 हेनरी दे रखा है, और मुझसे VA माइनस VB पूछ रखा है। बिल्कुल बताएंगे। सबसे पहले लेट्स से कि मैंने A वाले पॉइंट पर पोटेंशियल मान लिया X।
इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है बेटा दैट इज एल डी आई बाई डी टी। करंट तो कांस्टेंट है बेटा, अगर करंट कांस्टेंट है तो आपका डी आई बाई डी टी तो जीरो है, और अगर डी आई बाई डी टी जीरो है तो ऑफकोर्स इस इंडक्टर के अक्रॉस किसी प्रकार का कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब अगर यहाँ का पोटेंशियल अगर x है तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ का पोटेंशियल भी तो x है। ठीक है बच्चों। सर रेजिस्टेंस में, बेटा रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा। सर कितना घटेगा? मेरे बालक जानते हैं कि रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाते हो तो पोटेंशियल का ड्रॉप आता है I इंटू आर, तो बेटा पोटेंशियल ड्रॉप आएगा ऐसे। सर माइनस क्यों लिखा? रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होगा, तो यहाँ का पोटेंशियल अगर x है तो बेटा यहाँ का पोटेंशियल आपके पास x माइनस 10 है। सर मुझसे पूछा तो VA माइनस VB है, बेटा VA माइनस V पूछा है, VA की वैल्यू मैंने एक बार के लिए x मान ली है और VB की बेटा वैल्यू मेरे पास आ गई x माइनस 10। सॉल्व करते मेरे पास ये आ गया 10 वोल्ट। इसका मतलब A का जो पोटेंशियल है वो B के पोटेंशियल से 10 वोल्ट ज़्यादा है। A का पोटेंशियल जो है वो B के पोटेंशियल से 10 वोल्ट ज़्यादा है, ये हमें इस बात का आइडिया लग चुका है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अगले सवाल के अंदर तार बेटा ऐसा, रेजिस्टेंस भी है, बैटरी भी है, इंडक्टर भी है। रेजिस्टेंस 3 ओम का है, बैटरी 5 वोल्ट की है और उस लूप का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो 2 हेनरी है। इस इंस्टेंट पर करंट 4 एम्पियर है। सर इंस्टेंट शब्द क्यों यूज़ किया? क्योंकि बेटा इस बार करंट चेंज हो रहा है और करंट की जो चेंज होने की जो रेट है वो 0.5 एम्पियर पर सेकेंड है। इसका मतलब करंट लगातार बढ़ रहा है क्योंकि डी आई बाई डी टी आपका पॉजिटिव है। और फिर से मुझसे पूछा है कि बताइए कि क्या पूछा बेटा, बताइए कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा। बिल्कुल बताएंगे। लेट्स से कि मैंने ए पॉइंट पर पोटेंशियल मान लिया x, रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाता हूं तो पोटेंशियल का ड्रॉप आता है। कितना पोटेंशियल का ड्रॉप आता है? I इंटू आर ड्रॉप आता है ना, तो -12 लिख दो, तो यहां का पोटेंशियल अपने आप आ गया मेरे पास x माइनस 12। अच्छी बात है बेटा। बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है, 5 वोल्ट बढ़ेगा बेटा, दैट कम्स आउट टू बी x माइनस 7। कोई दिक्कत नहीं है। इंडक्टर में करंट की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल का जो चेंज है वो आता है -L डी आई बाई डी टी, और डी आई बाई डी टी को विद साइन लिखो और चिल रहो, बिल्कुल चिल रहो। पॉजिटिव है बेटा पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। -5 सॉरी बेटा इंडक्टेंस तो आपका 2 है इंटू डी आई बाई डी टी, बेटा डी आई बाई डी टी इज 0.5 दैट इज -1। सर यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस -1 है। हाँ बेटा बिल्कुल -1 है। सर -1 की फील नहीं आई, अभी दिला देंगे फील। अच्छा मैं एक बार आंसर तो निकाल दूं, फील बाद में। बेटा यहाँ का पोटेंशियल है x माइनस 7, यहां से तक का पोटेंशियल चेंज है -1, x माइनस 7 था बेटा, एक और घट गया, यहाँ का पोटेंशियल मेरे पास आ गया x माइनस 8। -1 तो चेंज है ना, तो यहां से तक 1 वोल्ट और घट गया, x माइनस 7 तो पहले ही था, एक और घट गया तो x माइनस 8। मुझसे पूछा बताइए VA माइनस VB कितना है। बेटा VA की वैल्यू मैंने ले रखी है x, VB की वैल्यू मैंने बड़ी मेहनत से निकाली है x माइनस 8, और सॉल्व करते मेरे पास आंसर आ गया 8 वोल्ट्स। पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपने किसी पॉइंट में पोटेंशियल क्या लिया है, वो एक्स वाली टर्म तो हमेशा कैंसिल हो जाएगी। कोई बच्चा कहते हैं -1 फील नहीं आई, अभी दिला देते हैं। ये रेजिस्टेंस वैसा का वैसा, ये बैटरी वैसे की वैसी। इस इंडक्टर में से गुजरने वाला करंट बढ़ रहा है तो ऑफ कोर्स इस लूप में से गुजरने वाला फ्लक्स बढ़ रहा है। क्या कोशिश होनी चाहिए लूप की? फ्लक्स को घटाने की। फ्लक्स को घटाना मतलब करंट को घटाने की, और करंट को घटाने की कोशिश करने के लिए हायर एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा, जिसका हायर पोटेंशियल इस तरफ और लोअर पोटेंशियल इस तरफ। इस बैटरी का अगर ईएमएफ लिखना हो तो ऐसे सीधा लिख दिया करो, मॉड ऑफ एल डी आई बाई डी टी, और बेटा मॉड ऑफ एल डी आई बाई डी मेरे पास कितना आ गया? 1 वोल्ट। अब बन गई बेटा बात। यहाँ का पोटेंशियल x, करंट है ऐसे, रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाओगे तो ड्रॉप आएगा। कितने का ड्रॉप आएगा? I इंटू आर, 12 का ड्रॉप आएगा। तो यहाँ का पोटेंशियल मेरे पास आ गया x माइनस 12। बैटरी है बेटा 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, लोअर एंड से हायर एंड जाओगे पोटेंशियल बढ़ेगा अपने आप। बेटा यहाँ का पोटेंशियल मेरे पास कितना आ जाएगा? x माइनस 7। ये एक ऐसी बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है जिसका हायर पोटेंशियल इस तरफ और लोअर पोटेंशियल इस तरफ। हायर इस तरफ और लोअर इस तरफ क्यों? क्योंकि इस तरफ जाते हुए करंट को घटाने की कोशिश करेगा, तो हायर इस तरफ लोअर इस तरफ।
बेटा इधर से इधर अगेन हायर से लोअर जाओगे तो एक और घटेगा, बट दैट कम्स आउट बी x-8। मुझे ए पॉइंट और बी पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था, आप देख सकते हो कि ए का पोटेंशियल बी से 8 वोल्ट ज़्यादा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल एक और। बेटा फिर से मोर और लेस डायग्राम तो वैसा ही है, रेजिस्टेंस 2 ओम, बैटरी 5 वोल्ट, एक लूप जिसका सेल्फ इंडक्टेंस 3 हेनरी। इस इंस्टेंट पर करंट आपका 5 एम्पियर है और करंट समय के साथ घट रहा है। सर आपको कैसे पता? बेटा सवाल में लिखा हुआ है कि di/dt इज -0.5 एम्पियर पर सेकेंड। मुझसे पूछा बताइए VA माइनस VB कितना होगा? बिल्कुल बताएंगे। रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा, माइनस I इंटू आर, 5 इंटू 2, 10 वोल्ट का। बैटरी के हायर एंड से लोअर एंड जाऊंगा तो पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा, कितने पोटेंशियल ड्रॉप आएगा? 5 वोल्ट का। इंडक्टर में जब भी करंट की तरफ जाओ, बिल्कुल बेफिक्र होकर करंट की तरफ जाओ तो सीधा लिख दिया करो -L di/dt एंड एवरीथिंग मस्ट बी विद साइन -L। L कितना है प्यारे बच्चों? 3 इंटू di/dt। बेटा di/dt इज 0.5, सॉरी बेटा -0.5, माइनस क्या हो गया? प्लस। सर ये तो प्लस में आ गया। बेटा प्लस का मतलब यहां से तक पोटेंशियल बढ़ेगा, यहां से तक का पोटेंशियल बढ़ेगा और 1.5 वोल्ट बढ़ेगा। बन गया अपना काम। तो बेटा अगर यहां का पोटेंशियल मेरे पास x है, रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाऊंगा, चेंज कितना है? -10, तो यहां का पोटेंशियल आ गया x-10। यहां से यहां जाऊंगा तो 5 और घटेगा तो x-15। यहां से यहां जाऊंगा तो 1.5 बढ़ेगा। बेटा अगर 1.5 बढ़ेगा तो यहां का पोटेंशियल आ जाएगा x-13.5। बढ़ा ना? मुझसे पूछा बताइए VA माइनस VB कितना होगा? बेटा VA मेरे पास आया x, VB मेरे पास आया x-13.5। इसका मतलब A का पोटेंशियल B से 13.5 वोल्ट ज़्यादा। सर ये 1.5 वोल्ट की फीलिंग नहीं आई, अभी दिला देंगे। बिना फीलिंग के आंसर तो आ रहा है ना? ठीक है। फिर भी कोई बच्चा कहते हैं मुझे फीलिंग नहीं आई, तो मैं सवाल वापस से कर देता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ऐसे करना है, लेकिन कोई बच्चा जिद कर ले कि सर मेरे को ना फीलिंग आई, बड़ा ला देंगे, फीलिंग दिला देंगे। इंडक्टर में करंट आ रहा है और घट रहा है, इस तरफ आने वाला करंट अगर घट रहा है तो लूप में से गुजरने वाला फ्लक्स घट रहा है। हमारी क्या कोशिश है? फ्लक्स को बढ़ाने की, तो करंट को बढ़ाने की। करंट को बढ़ाने के लिए ऐसी बैटरी की तरह बिहेव करेगा जिसका लोअर हायर ऐसे रहेगा। बेटा यहां से यहां तक -10, यहां से यहां तक बेटा कितना है? -5। यहां से यहां तक का EMF सीधा बोल दिया करो मोड ऑफ L di/dt। साइन तो हमने लॉजिक से निकाल लिया है, अब मोड लगा दो। L di/dt की बेटा वैल्यू मोड में कितनी आई? 1.5। लोअर एंड से हायर एंड जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा कितना? 1.5। 10 घटा 5 घटा 15 घट गया, 15 घटकर फिर 1.5 बढ़ा, तो कुल मिलाकर कितना घट गया? 13.5। इसका मतलब इस पॉइंट के मुकाबले इस पॉइंट का पोटेंशियल 13.5 वोल्ट कम होगा। जैसे सोचना चाहो वैसे सोचो बेटा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और कर लो बेटा। 2 एम्पियर का करंट है इस इंस्टेंट पर ऐसा, और ये करंट समय के साथ बढ़ रहा है। di/dt मुझे पॉजिटिव दे रखी है बेटा, di/dt मुझे पॉजिटिव दे रखी है। ए पॉइंट और बी पॉइंट बेटा आपको दिखाए रखे हैं और मुझे पूछ रखा है कि बताओ VA माइनस VB कितना होगा? कर देंगे, कोई लोड नहीं है इसमें। तो देखना बेटा, इंडक्टर में करंट के अपोजिट जाओगे तो पोटेंशियल चेंज आएगा +L di/dt। बेटा ये तो सिखाया था। इंडक्टर में करंट की तरफ जाओगे तो -L di/dt, अपोजिट जाओगे तो +L di/dt। बेटा L कितना है? 2, di/dt कितना है? 0.5। तो यहां से तक का पोटेंशियल चेंज आ गया 1 वोल्ट। यहां बैटरी के हायर एंड से लोअर एंड आओगे तो ऑफकोर्स -3 वोल्ट। रेजिस्टेंस में करंट के अपोजिट जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा कितना? I इंटू आर। लो बेटा, अगर यहां का पोटेंशियल x तो इधर का पोटेंशियल आ गया x+1। यहां से यहां 3 वोल्ट घटेगा तो यहां का पोटेंशियल x-2। फिर बेटा यहां से तक 10 और बढ़ेगा तो यहां का मेरे पास आ गया x-8। सॉरी x-8 नहीं बेटा, x+8। यहां से यहां 10 बढ़ेगा ना, तो x-2 में 10 ऐड कर दो।
तो मेरे पास ए पॉइंट का पोटेंशियल तो आ गया है x और बी पॉइंट का पोटेंशियल मेरे पास आ गया है x+8 और मुझसे पूछ रखा है कि VA माइनस VB बताओ। बेटा मेरे पास आंसर आ गया -8 वोल्ट। समझ गए बच्चों? इस तरह से कभी लिखना हो बड़े आराम से लिखो, कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज हेडिंग लिखिए, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। जिस तरह से कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करता है, बिल्कुल वैसे ही इंडक्टर जो है वो अपने अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण। जैसे कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक कैपेसिटर की जो प्लेट्स होती है उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। हमने इस बात को देख रखा है। वैसे ही इंडक्टर में से करंट गुजरेगा तो आस पड़ोस की रीजन मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड होगी वहां वहां कोई ना कोई मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। निकाल सकते हैं। सुनिएगा, बात सुनिएगा बेटा। आपके पास लेट से बेटा ये कोई इंडक्टर है, ऐसा इंडक्टर जिसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस आपके पास L है, उसमें करंट आ रहा है ऐसे, और ये जो करंट है ये लगातार धीरे धीरे बढ़ रहा है और जीरो से बढ़ते बढ़ते ये आई हुआ है। जीरो से बढ़ते बढ़ते ये आई हुआ है। अगर ये जीरो से बढ़ते बढ़ते आई हुआ है तो ऑफ कोर्स इस इंडक्टर में से लगातार करंट बढ़ रहा है। ये इंडक्टर क्या कोशिश करेगा, ये लूप क्या कोशिश करेगा, करंट को घटाने की कोशिश करेगा। घटा नहीं पाएगा वो अलग बात है, लेकिन कोशिश करेगा। कोशिश करने के चक्कर में इसका हायर पोटेंशियल इस तरफ, लोअर पोटेंशियल इस तरफ। करंट विल बी लाइक दिस, हायर इस तरफ और लोअर इस तरफ। ये एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा, ऐसी बैटरी की तरह बिहेव करेगा जिसका EMF विल बी ऑफ कोर्स LdI/dt। कोई दिक्कत नहीं बेटा इस बात, कोई दिक्कत तो नहीं। ये जो इंडक्टर है इसका अगर ये वाला पॉइंट मेरे पास अगर A है, ये वाला पॉइंट मेरे पास अगर B है, तो इस इंडक्टर को मैंने रिप्लेस कर दिया है ऐसे किसी बैटरी से जिसका हायर पोटेंशियल यहां पर है और लोअर पोटेंशियल यहां। अब याद करो बेटा, आपको याद भी होगा, जब भी करंट हायर पोटेंशियल से एंटर करे और लोअर पोटेंशियल से एग्जिट करे, इस तरह के सिस्टम्स में अगर किसी को हल्का फुल्का भी बेटा अगर याद हो तो इस तरह के सिस्टम्स को हम लोड कहा करते थे। आई रियली होप बच्चों को वाली बात याद होगी। हायर पोटेंशियल से करंट एंटर करे और लोअर पोटेंशियल से एग्जिट करे, उनको हम लोड कहा करते थे। और जो भी आपके लोड थे वो हमेशा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करते थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करते थे। जैसे आपका जो पंखा है वो अपने आप में लोड है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है और ऑफ कोर्स काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में उसे चेंज करता है। आपका हीटर जो है वो अपने आप में बड़ा अगेन लोड है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है और हीट एनर्जी निकालता है। आपका जो बल्ब है वो अगेन एक लोड है, बल्ब जो है वो मोस्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है और मोस्टली बेटा वो क्या कहते हैं लाइट एनर्जी की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है। लेकिन ये जो आपका लूप है ये एक्चुअली में कोई बैटरी थोड़ी है, सिर्फ और सिर्फ लूप को तो आपने दिखा है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा और उसे कन्वर्ट करेगा। ये वेस्ट नहीं करेगा, ये कन्वर्ट करेगा किस फॉर्म में, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। ये स्टोर करेगा, ये वेस्ट नहीं करेगा, ये मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करेगा। ठीक है सर, उसके स्टोर करने की रेट क्या होगी? उसके स्टोर करने की रेट को हम बोल सकते हैं पावर। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चों को पावर का फॉर्मूला तो याद ही है, मेरे बच्चों को पावर का तो फॉर्मूला याद है ही। पावर का फॉर्मूला होता है V/I, चाहे सोर्स हो चाहे लोड हो, पावर का फॉर्मूला हमेशा V/I। V मतलब बेटा पोटेंशियल डिफरेंस, बेटा पोटेंशियल डिफरेंस इज LdI/dt मल्टीप्लाइड बाय आपका करंट। ये आ गया पावर। ये वो रेट है जिस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है, या फिर दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये वो रेट है जिस रेट से आपकी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। एक ही बात है। सर कितनी टोटल एनर्जी स्टोर होगी? देखो भाई, छोटे से टाइम में एनर्जी स्टोर होगी ऑफ कोर्स P/dt। सर टोटल कितनी एनर्जी स्टोर होगी? टोटल एनर्जी अगर स्टोर होगी तो उसको इंटीग्रेट कर दो, अभी कर देते हैं।
अगर मैं P इंटू डी टी करूँगा बट दैट कम्स आउट बी L इंटू आई इंटू डी आई, डी 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 टी कैंसिल, L तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। करंट की अगर बात करो तो बेटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके I तक। L तो आपके पास बाहर आ गया, आई डी आई का इंटीग्रेशन में आएगा I²/2, तो मेरे पास एनर्जी का फॉर्मूला आएगा ½ Li²। किसी भी इंडक्टर के पास जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला आएगा बट दैट इज इक्वल्स टू ½ Li²। सिंपल सा फॉर्मूला है, बड़ा आसान सा है, समझ गए होंगे। जिस तरह से कैपेसिटर के पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करने का फॉर्मूला हुआ करता था ½ बिल्कुल वैसे ही आपके इस इंडक्टर के पास मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करने का जो फॉर्मूला है दैट इज ½ हमेशा याद रखना है बेटा, किसी भी इंडक्टर के पास मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर सिंपल शब्दों में कहूँ तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करने के लिए फॉर्मूला है दैट इज इक्वल्स टू ½ बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बेटा, अक्सर बुक्स में डायरेक्ट लिखा रहता है, मैंने हल्की सी डेरिवेशन कर दी है इसलिए कि मुझे लगा कि इसमें कौन सा टाइम लगता है, आसान से तो काम है, इतनी तो अपन को अकल है ही बेटा, ठीक है, समझ गए होंगे। अब एक काम करते हैं, हम है ना आइडियल सोलेनॉइड का मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। हेडिंग लिखिए बेटा, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। किसी इंडक्टर के अंदर कितनी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी ये देखते हैं। बड़ा इंडक्टर नहीं यार, इंडक्टर तो देख ही चुके हैं। इन एन आइडियल सोलेनॉइड, बड़ा हमारा सोलेनॉइड भी अपने आप में है तो इंडक्टर, और वो भी ऐसा इंडक्टर जिसका हमें कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस पहले से पता है। ये लीजिए बेटा, आपके पास ये कोई आइडियल सोलेनॉइड, ऐसा आइडियल सोलेनॉइड जिसका रेडियस जो है वो आपके पास R है, इसकी लेंथ बड़ा अच्छी खासी है, ये L है, इस पर हमने तार लपेट रखा है ऐसे, खूब सारे बड़ा ऐसे लपेट रखी है हम लोगों ने। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बड़ा हमें स्मॉल एन दे रखी है। ऑफ कोर्स इस पूरे रीजन के अंदर कुछ ना कुछ फ्लक्स वगैरह सब कुछ होंगे, कोई इसमें इश्यू नहीं है। मैं अगर कहूं कि अगर इसमें करंट की वैल्यू I है तो ऑब्वियस बात है बेटा अच्छा खासा फ्लक्स गुजर रहा होगा, अच्छी खासी मैग्नेटिक फील्ड गुजर रही होगी। जैसे जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहां वहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, वैसे ही जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड होगी वहां पर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। सर इसकी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? बेटा इसकी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो सोचने में कोई खास टाइम नहीं लगेगा, दैट इज ½ Li²। हमें याद है बेटा किसी भी इंडक्टर में अपने आप में इंडक्टर ही तो ही सर इसका L, बेटा मैंने आपको इसका L याद करा रखा है, मैंने इसका आपको L याद करा रखा है ½ μ0n² इंटू इसका वॉल्यूम। आई रियली होप मेरे सारे बच्चों को याद ही होगा, इंटू I²। ये लो बेटा ये इसके पास आ गई मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो कोई आपसे पूछे कि आइडियल सोलेनॉइड की मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, आप कह सकते हो कि सर वही है ½ Li², और आइडियल सोलेनॉइड का हमें L पहले से पता है। मैं एक अच्छा सा रिजल्ट निकालना चाह रहा था, इस कारण से मैंने सारा काम किया है। सुनना, ये πr²L क्या है? आप बोलोगे सर ये तो सोलेनॉइड का वॉल्यूम है, इतनी एनर्जी स्टोर्ड है इतने वॉल्यूम में, तो मैं यहां से एक नई चीज निकाल सकता हूं कि एनर्जी डेंसिटी, और मोर स्पेसिफिक वर्ड वुड बी मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बड़ा कितनी आएगी? ½ μ0n² I²। सर ये तो कोई बहुत ही फैसिनेटिंग सा रिजल्ट नहीं है, आएगा। इसको एक काम करो बेटा, μ0ni का होल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स μ0 लिख दो। अब मेरे ख्याल से फैसिनेटिंग सा रिजल्ट है। इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड मेरे बच्चे जानते हैं कि μ0ni होती है, तो आप कह सकते हो कि सर जो μ0ni है ये तो एक तरह से हमारे मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ μ0।
बड़ा याद कीजिए कि जहां जहां आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करती थी वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी हुआ करती थी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। बिल्कुल वैसे ही जहां जहां आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी वहां वहां आपके पास एनर्जी डेंसिटी होगी, मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, बेटा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगी। और उसका फॉर्मूला काफी हद तक वैसा ही है। यहां पर आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर थी, वैसे ही बेटा आपकी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बिल्कुल सब सेम है, वहां पर भी हाफ था, यहां पर भी हाफ है, बस इतना सा फर्क है कि बेटा वहां पर एप्सिलॉन नॉट ऊपर था तो यहां पर आपका म्यू नॉट नीचे है। आप बोलोगे सर ये जो म्यू नॉट नीचे है ये वाली बात हम डायरेक्ट सोच सकते थे, सारे के सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह के जो फॉर्मूले थे ना वहां पर एप्सिलॉन नॉट नीचे होता था, यहाँ पर म्यू नॉट ऊपर होता है, तो वहां पर इस वाले फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट ऊपर है तो म्यू नॉट नीचे होगा। तो काफी हद तक बेटा वैसा का वैसा मामला है, कोई डिफरेंट नहीं है। कई लोग बेटा कंपैरिजन से बोल देते हैं कि देख बेटा वहां पर ऐसा था तो यहां पर ऐसा है। मैंने कंपैरिजन से नहीं बोला है, मैंने तो ढंग से प्रूव किया है एक स्पेशल केस को लेके कि देखो बेटा इस तरह से हम मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी निकाल सकते हैं। मैंने प्रूव किया है, मैंने बेटा इसको ऐसे डायरेक्टली लिखा नहीं है। हालांकि कंपैरिजन से कोई कहता है कि सर ऐसा हम लिख सकते हैं क्या, बेटा बिल्कुल लिख सकते हो। जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड होगी वहां वहां मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होगी। आप इसके साथ लिख भी सकते हो दिस इज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। ऑफ कोर्स इसकी जो यूनिट होगी वो होगी जूल पर मीटर क्यूब। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है तो ऑफ कोर्स बेटा जूल पर मीटर क्यूब। इजंट इट ऑब्वियस? आगे चलते हैं बच्चे। फॉर्मूला अगर याद आ गया हो तो कुछ सवाल कर लेते हैं। इस तरह के सवाल हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी किए थे, अभी भी कर लेते हैं, कोई बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लगना है नहीं। हमारे पास एक इनफाइनाइटली लार्ज शीट है करंट कैरिंग, लेंथ ऐसे इनफाइनाइट यूनिट्स, इसमें करंट जा रहा है ऐसे अंदर की तरफ और उस करंट की वैल्यू मुझे ऐसे दे रखी है कि के जो है वो करंट पर यूनिट लेंथ है। के जो है दैट इज करंट पर यूनिट लेंथ। इस इनफाइनाइटली लार्ज शीट से x डिस्टेंस दूर एक स्फीयर है जिसका रेडियस आपके पास r, और मैंने सवाल ये पूछ रखा है फाइंड मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द स्फीयर, कि स्फीयर के अंदर कितनी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड होगी। मैं फिर से बोलूं बेटा, ऐसे इनफाइनाइटली लार्ज शीट है बेटा, तो क्रॉस सेक्शन दिखा रखा है, ऐसे अंदर की तरफ बड़ा शीट है, उसमें करंट पर यूनिट लेंथ k है, इससे x डिस्टेंस दूर r रेडियस का स्फीयर है, और मुझसे पूछा बताओ r रेडियस के स्फीयर के अंदर कितनी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड है। सर वहां पर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड क्यों होगी बेटा? इसलिए होगी क्योंकि इस इनफाइनाइटली लार्ज शीट के कारण मैग्नेटिक फील्ड है। जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड होगी वहां वहां मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होगी, जहां जहां मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होगी वहां वहां ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी। इस इनफाइनाइटली लार्ज शीट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बेटा ऐसे आती है, मैं मेरे बच्चों को पहले सिखा चुका हूं, मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे। अच्छी बात है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड आती है बेटा ये यूनिफॉर्म आती है, और इसकी वैल्यू जितनी मुझे याद है म्यू नॉट k/2 आई है। अब सुनना बेटा, इसमें x तो आया नहीं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है। इसका मतलब यहां 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 हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम, तो हर जगह एनर्जी डेंसिटी सेम। उस एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू आप बड़े आराम से लिख सकते हो बेटा, कितनी? b² टाइम्स ऑफ म्यू नॉट। b स्क्वायर मेरे पास हो गया म्यू नॉट स्क्वायर k²/4, 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट। म्यू नॉट से बेटा म्यू नॉट मेरे पास क्या हो गया? कैंसिल, दैट इज म्यू नॉट k²/8, म्यू नॉट k²/8। ये एनर्जी डेंसिटी है। एनर्जी अगर निकालना हो तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर कोई इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर जगह b की वैल्यू सेम, हर जगह एनर्जी डेंसिटी सेम, तो सीधे ही आप तो बोल दो कि सर एनर्जी निकालने के लिए इस एनर्जी डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, किससे? वॉल्यूम से। बड़ा स्फीयर है तो वॉल्यूम मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा? 4/3 πr3। दिस इज द आंसर, और मेरे पास बड़ा आंसर आ गया, दैट इज म्यू नॉट k²πr⁻3/6।
ये मेरे पास आ गई एनर्जी स्टोर्ड इन दिस स्फीयर। अगर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होती तो हर जगह एनर्जी डेंसिटी अलग अलग होती, फिर तो छोटे से वॉल्यूम के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है वो निकालता, फिर छोटे छोटे वॉल्यूम के अंदर कितनी कितनी एनर्जी स्टोर्ड है वो निकाल कर उनको जोड़ता। जोड़ना ऑब्वियसली मीन्स बेटा क्या, इंटीग्रेशन, तब जाके हमारा आंसर आता। लेकिन यहां पर हमें ऐसा खास करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हर जगह बी की वैल्यू सेम, तो हर जगह एनर्जी डेंसिटी भी सेम। चलिए ऐसा ही एक सवाल और करते हैं। एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं, थोड़ा डिफरेंट तो है। हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है और हमारे पास एक सिलेंडर है, ऐसा सिलेंडर जिसका इनर रेडियस ए है और आउटर रेडियस बी है। मतलब सिलेंडर जो है वो आपका बड़ा बेसिकली ये है, ठीक है। अंदर से खोखला मान सकते हो, यहां से तो खोखला बड़ा सिर्फ और सिर्फ ये सिलेंडर है एक तरीके से। मैंने सवाल ये पूछ रखा है कि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जिसमें करंट है आपके पास आई, ये एक सिलेंडर है जिसका इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है, लेंथ इसकी आपके पास एल है, और मैंने आपसे पूछ रखा कि फाइंड मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन दिस सिलेंडर विद इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस बी। ऐसा सिलेंडर जिसका इनर रेडियस ए और आउटर रेडियस बी है, ऑफकोर्स बड़ा सब कोएक्सियल है, ठीक है। इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, कितनी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी। सर मैग्नेटिक एनर्जी क्यों स्टोर होगी, क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक फील्ड है। तो सर मैग्नेटिक फील्ड है तो एनर्जी डेंसिटी आएगी b² म्यू नॉट। सर उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल कर दो। लेकिन इस बार आप ये नहीं कह सकते कि जो मैग्नेटिक फील्ड यहां वही यहां वही यहां। मैं जानता हूं कि यहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, यहां कम है, यहां और कम है, तो यहां मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी ज्यादा है, यहां कम है, यहां और कम है। तो इस बार हम सीधा बेटा वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर सकते। तो सर क्या करोगे बेटा, वही जो तुम सोच रहे हो। मैं क्या करूंगा, यहां से x डिस्टेंस दूर जाऊंगा और ऐसे l लेंथ का एक कट लगाऊंगा। पहला कट तो x पे लगाया, अगला कट मैं लगाऊंगा x प्लस dx पे। ऐसा कट क्यों लगा रहा हूं ये बड़ा आपको आइडिया है। ऐसे ये मेरे पास आ गई dx की थिकनेस, ये लो बेटा। मैंने इस तरह का एक सिलेंडर कट किया है। मैंने सिलेंडर इस तरह का कट क्यों किया है वो तुम शायद समझ गए होंगे। इस सिलेंडर के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम है भाई। एक्सिस से या फिर वायर से x डिस्टेंस इधर, 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 हर जगह मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम, तो एनर्जी डेंसिटी भी सेम। इसके हर पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता है बेटा, पता है ना यार। एक्सिस से x डिस्टेंस दूर बेटा मैग्नेटिक फील्ड आती है कितनी बेटा, μ0I/2πx। तो सर एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी बेटा, एनर्जी डेंसिटी होगी b²/2 μ0। बेटा b² करूंगा तो μ0 का स्क्वायर, I का स्क्वायर, 4π² x²। यह आ गई मेरी एनर्जी डेंसिटी। इसके हर पॉइंट पर एनर्जी डेंसिटी, इसके हर पॉइंट पर एनर्जी डेंसिटी बेटा क्या आएगी, सेम है, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट जो है ये एक्सिस से समान दूरी पे, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम, तो हर जगह एनर्जी डेंसिटी भी सेम। इस एनर्जी डेंसिटी की बेटा वैल्यू आ गई है बेटा, कितनी आ गई, μ0 I²/8π², μ0 I²/8π² इंटू x²। सर मुझे तो इसने कितनी एनर्जी स्टोर कर रखी है वो निकालनी है बेटा। एनर्जी स्टोर कर रखी है अगर वो निकालनी है तो इस एनर्जी डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। कितना वॉल्यूम है बेटा, इस सिलेंडर का ये वाला वॉल्यूम लिखना है, सिर्फ ये वाला शेडेड वाला वॉल्यूम। वॉल्यूम होगा इसका एरिया, एरिया आएगा 2π रेडियस टाइम्स l, 2π रेडियस टाइम्स l इंटू बड़ा थिकनेस, थिकनेस इज dx।
बड़ा इतना इंटीग्रेशन, सॉरी इतना तो बड़ा आपको आना ही चाहिए ज्योमेट्री यार, है ना। सिलेंडर वगैरह का वॉल्यूम कैसे लिखते हैं, ठीक है। पाई से बड़ा पाई गया, ये एनर्जी डेंसिटी मेरे पास आ गई है म्यू नॉट आई स्क्वायर एल अपॉन 4 पाई डी एक्स अपॉन एक्स। सर मुझे तो पूरी एनर्जी निकालनी है, तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले यहां पर एक सिलेंडर ले, फिर बड़ा यहां पर ले, फिर यहां पर ले। एक्स की वैल्यू बड़ा कहां से कहां तक वेरी करूंगा, ए से लेके बी तक, और उन सब के अंदर एनर्जी निकाल ले और जोड़ ले। बड़ा जोड़ना ऑब्वियसली मींस बड़ा क्या आएगा, इंटीग्रेशन। और कुल मिलाकर बड़ा मेरे पास एनर्जी की जो वैल्यू आएगी बड़ा कितनी आएगी, दैट इज म्यू नॉट आई स्क्वायर बी अपॉन 4 पाई एल एन बी अपॉन ए। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड। चलिए बच्चों एक और सवाल करते हैं। अरे यार ये बी कहां से लिख दिया मैंने, बड़ा एल है, ठीक है, बाकी तो सब सही है ना, ठीक है। चलो बच्चों एक और सवाल करते हैं। ऐसा सा ही सवाल है, कोई ऐसे डिफरेंट नहीं है, ठीक है, रिपीटेटिव सा ही है। हमारे पास एक वेरी लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर है, बड़ा पहले बोल दूं ये वेरी लॉन्ग है, अच्छी खासी लेंथ का सॉलिड सिलेंडर है। इस पूरे के पूरे सॉलिड सिलेंडर के अंदर करंट जा रहा है ऐसे आई। इस सिलेंडर का जो रेडियस है बड़ा वो कैपिटल आर है, जो करंट है वो पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि करंट डेंसिटी की वैल्यू होगी करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ऑब्वियस बात है कि इस जे की जो वैल्यू है वो आपके पास यूनिफॉर्म है। अच्छा सवाल क्या हो तो सुन लो बेटा। अच्छा ये जो आपका क्या नाम बेटा, इसका क्या नाम, सिलेंडर, इसका रिलेटिव परमिएबिलिटी मैंने आपको दे रखी है, दैट इज म्यू आर। म्यू आर जो है ये बेटा इसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी। सवाल क्या पूछ रखा है, फाइंड मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट लेंथ इन दिस सिलेंडर। इस सिलेंडर के अंदर पर यूनिट लेंथ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर्ड है। सर क्यों स्टोर होगी, अरे बेटा मैग्नेटिक फील्ड तो होगी ना ऐसे अंदर। होलो सिलेंडर के अंदर भले मैग्नेटिक फील्ड ना होती हो, लेकिन सॉलिड सिलेंडर के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड होगी तो ऑफकोर्स बड़ा कोई ना कोई एनर्जी डेंसिटी होगी, कोई ना कोई एनर्जी डेंसिटी होगी तो ऑब्वियस बात है कोई ना कोई मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। मुझे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, ऐसे कोई एल लेंथ ले लेता हूँ, उस एल लेंथ में मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेता हूँ, फिर मैं एल से डिवाइड कर दूंगा। एल से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपकी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी पर यूनिट लेंथ। लेकिन ऐसा नहीं कि सीधा का सीधा मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी जीरो होगी क्योंकि हमारा मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। आपको हल्का फुल्का याद होगा कि जैसे जैसे हम दूर जाते हैं अंदर वाले पॉइंट पे वैसे वैसे लगातार मैग्नेटिक फील्ड लगातार बढ़ती है। मैग्नेटिक फील्ड लगातार बढ़ती है तो ऑफकोर्स मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी भी लगातार बढ़ती है। पता नहीं बेटा आपको याद है या नहीं है, लेकिन एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है बेटा वो आती है म्यू नॉट जे आर बाई 2। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बेटा ये वाला फॉर्मूला याद है। सर जे सवाल में दिया हुआ नहीं है बेटा, जे हमें पता है, दैट इज करंट डेंसिटी आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब आर डिस्टेंस यहाँ भी वही हालत है, आर डिस्टेंस यहाँ भी यही हालत है, आर डिस्टेंस यहाँ 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 सेम हालत है। तो मैं ऐसा एक सिलेंडर बना दूंगा और उसके हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी भी सेम होगी। तो चलो मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, थोड़ा बड़ा डायग्राम बना रहा हूँ। इस तरह का सा आपका अरेंजमेंट है, ठीक है बच्चों। ये आपके पास बड़ा एक्सिस है, इस एक्सिस से आप स्मॉल आर डिस्टेंस दूर जाओ और ऐसे एक एलिमेंट लो। एलिमेंट ऐसे लो एल लेंथ का, पहले आर पे कट लगाया, फिर आर प्लस डी आर पे कट लगाओ। पहला कट आर पे
अगला कट R प्लस डी आर पे। ये हमारे पास एक सिलेंडर टाइप मिल गया। सर ये सिलेंडर क्यों लिया? क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से R डिस्टेंस दूर, 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 हर जगह मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, तो एनर्जी डेंसिटी भी सेम है। तो यहाँ पर किसी भी जगह मैं एनर्जी डेंसिटी लिख सकता हूँ। बेटा क्या लिख सकते हो? b²/2μ0। सर b कितनी है? सेंटर से R डिस्टेंस दूर, बेटा b की वैल्यू मुझे पता है μ0 Jr/2। और मेरे पास एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू आ गई है। बेटा कितनी आ गई है? μ0² J²R²/8 टाइम्स μ0। μ0² J²R²/4 × 2 8। सर मुझे तो एनर्जी डेंसिटी चाहिए। अरे बेटा मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बड़ी गलती ये हो गई कि ये एक ऐसा मीडियम है जिसका रिलेटिव परमिएबिलिटी मुझे दे रखा है। रिलेटिव परमिएबिलिटी अगर मुझे दे रखा है तो एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले में एक हल्का सा चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा? अब फॉर्मूला मेरे पास आएगा b²/2 टाइम्स μ0 नहीं, इस मीडियम का म्यू। इस मीडियम का म्यू होगा μ0 × μr। तो जहां पर μ0 लिखा हुआ है बेटा वहां पर आपको μr लिखना पड़ेगा, सॉरी μ0 × μr लिखना पड़ेगा। इसी तरह से अंदर वाले पॉइंट पर जहां पर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो लिखी हुई है वो वैसे तो μ0 Jr/2 होती है, लेकिन जैसे मीडियम चेंज हो गया μ0 इधर म्यू आएगा। म्यू हम जानते हैं कि इट इज ऑलवेज μ0 × μr। एक μr बेटा आपका कैंसिल हो जाएगा और मेरे ख्याल से एक μr बेटा फिर भी बच जाएगा। मेरे पास एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू आ गई है। बेटा कितनी आ गई? μ0 × μr × J²R²/8। सर मुझे तो एनर्जी चाहिए। बेटा एनर्जी चाहिए तो दैट इज μ0 μr × J²R²/8 इंटू ये शेयर्ड वाला वॉल्यूम। सर ये शेयर्ड वाला वॉल्यूम कैसे लिखोगे? बेटा शेयर्ड वाला वॉल्यूम ऐसे लिखूंगा कि ये वाला सरफेस एरिया इज ऑफ कोर्स 2πRL इंटू ये वाली थिकनेस। बेटा ये वाली थिकनेस कम्स आउट टू बी dr। सर इससे तो हमने सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है वही निकाली है। सर मुझे तो यहां से लेकर यहां तक की सारी निकालनी है। मुझे तो पूरे सिलेंडर में पूछिए ना। बेटा पूरे सिलेंडर में पूछिए तो ऐसे छोटे 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 सिलेंडर लेता है और रेडियस को 0 से लेकर कैपिटल R तक इंटीग्रेट कर ले। करते हैं बेटा। मेरे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। बेटा देखना μ0 बाहर, μr बाहर, J² बाहर, L बाहर, नीचे अच्छा पाई भी बाहर, नीचे बेटा क्या 4 बाहर, पाई बाहर, L बाहर, पाई बाहर, L बाहर, अंदर बेटा मेरे ख्याल से R³ dr आ गया। R की वैल्यू प्यारे बच्चों मुझे कहां से कहां तक वेरी करनी है? 0 से लेकर कैपिटल R। और मेरे पास आ गई है एनर्जी पर यूनिट लेंथ। बेटा कितनी आ गई है? दैट इज μ0 × μr × J²πR⁴/16। ये बेटा हमारा आंसर है। सर आंसर जे की टर्म से मत छोड़ो। हाँ बेटा ठीक है, आप खुद लिख लेना। जे को आप लिख सकते हो I/πr²। जे को आप लिख सकते हो बेटा I/πr²। ये आपका आंसर है बच्चों। समझ गए होंगे? आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट इज सर्किट सॉल्यूशन। सर्किट सॉल्यूशन वाली जो चीज़ है वो थोड़ी सी अब बिल्कुल वैसी है जैसे अपने बेटा पहले ही पढ़ रखी है। पहले सर्किट के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ बैटरी और रेजिस्टेंस हुआ करते थे, फिर बाद में बैटरी, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर हुआ करते थे। आज आपके पास सर्किट के अंदर बैटरी होगा, इंडक्टर होगा और कभी कभी रेजिस्टेंस भी होगा।
उस केस में किस तरह से करंट वेरी करता है, किस तरह से पोटेंशियल डिफरेंसेस वेरी करते हैं, किस तरह से पावर वेरी करता है, कहाँ कहाँ पावर कैसे कैसे जाती है, सारी बातें हम बड़े आराम से बड़े इत्मीनान से डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। ये सर्किट सॉल्यूशंस अगेन बेटा बिल्कुल जैसे कैपेसिटर वाले सर्किट के आसान थे बेटा, बिल्कुल वैसे वैसे आसान है, कोई इनमें लोड है ही नहीं, बिल्कुल सारा का सारा काम बड़े आराम से इत्मीनान से निपट जाएगा। आपके पास बेटा एक कॉइल है, एक तार है जिसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है। मैंने बेटा बहुत ही हाइपोथेटिकल सी कंडीशन ली है, ठीक है? जिसके पास सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इंडक्टेंस है एल, रेजिस्टेंस नहीं है। ये रहा बेटा आपका कोई स्विच, और मैंने इसको किसी बैटरी के साथ जोड़ दिया, ऐसी बैटरी जिसका ईएमएफ आपके पास ई है, जिसका ईएमएफ T इज इक्वल्स टू 0 पर मैंने स्विच को ऑन किया। ऐसा तार जिसके पास रेजिस्टेंस नहीं है उसको बैटरी से अगर कनेक्ट करोगे, हालांकि बेटा बात तो थोड़ी सी थ्योरेटिकली है, प्रैक्टिकल तो नहीं है, तो ऑफ कोर्स करंट इनफाइनाइट आएगा, इसमें करंट इनफाइनाइट आएगा। बस इतना सा फर्क है कि जब भी आपने लूप लगा दिया ना, अगर स्ट्रेट वायर होता तो फटाक से करंट इनफाइनाइट हो जाता, लेकिन अगर आपने ऐसे लूप्स बना दिए तो करंट इनफाइनाइट होने में समय लेगा, टाइम लेगा। करंट बहुत बड़ा आएगा लेकिन वो करंट बढ़ने में, अचानक से बढ़ने में थोड़ा सा टाइम लेगा, समय लेगा। बेटा मेरा सवाल ये है, फाइंड करंट एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी पर बेटा करंट कितना होगा निकाल लेंगे बेटा। मान लीजिए कि किसी टाइम टी पर सर्किट ऐसे है, ये रहा इंडक्टर, ये रही आपकी बैटरी, और किसी टाइम टी पर लेट से मेरे प्यारे बच्चों करंट है आई, इंडक्टेंस कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस आपके पास एल है। आप तो केवीएल लगाओ और चिल रहो। केवीएल सेज दैट, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा ई। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, इंडक्टर में करंट की तरफ जाऊंगा तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर पोटेंशियल का चेंज आता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी का जो भी साइन हो वो आ जाएगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। हालांकि हम जानते हैं कि इसमें तो पॉजिटिव है, तुम चिंता मत करो, ठीक। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, सब हो जाएगा। बिल्कुल इससे आसान डिफरेंशियल इक्वेशन तो हो ही नहीं सकती, इसको तो मैं भी कर दूंगा, ठीक। ऊपर लाओ बेटा, दैट इज E इंटू डी टी इज इक्वल्स टू L इंटू डी आई, इंटीग्रेट इंटीग्रेट। बिल्कुल शुरुआत में जब समय जीरो था, बिल्कुल समय जीरो था, तो शुरुआत में करंट जीरो था। जैसे आपने स्विच को ऑन किया, इंडक्टर नहीं चाहता कि उसमें अचानक से करंट चेंज हो, तो स्विच ऑन करने से जस्ट पहले करंट जीरो, तो स्विच ऑन करने के जस्ट बाद भी करंट जीरो। अब करंट तो धीरे धीरे आएगा, किसी भी टाइम टी पर लेट से बेटा करंट इज आई, dt का इंटीग्रेशन t कहां से कहां तक, जीरो से t तक, di का इंटीग्रेशन i कहां से कहां तक, जीरो से लेके i, और हमारे पास बेटा ये आ गया et इज इक्वल्स टू एल आई। करंट की वैल्यू मेरे प्यारे बाल को आ गई है E अपॉन एल इंटू टी। करंट जो है वो लगातार टाइम के साथ बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। कोई अगर मुझसे पूछ ले कि करंट वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा, तो बोल दूंगा कि बेटा ये रहा मेरा करंट और ये रहा मेरे पास टाइम। करंट पर पावर 1, टाइम पर पावर 1, इट्स एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हैविंग स्लोप E बाई एल। इतनी मैथमेटिक्स तुम्हें आती है ना। ग्राफ विल बी एज ए स्ट्रेट लाइन, दिस एंगल इज थीटा, आई कैन से दैट कि tan थीटा इज ऑफ कोर्स E बाई एल, E बाई एल। ये हमारे पास आ गया बेटा करंट की वैल्यू, किसी भी टाइम पर बेटा करंट की वैल्यू है। सर इसमें भी करंट इन्फाइनाइट होगा क्या? हाँ होगा, लेकिन वो करंट इन्फाइनाइट होने में बहुत टाइम लेगा। करंट बहुत 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 लार्ज हो जाएगा, लेकिन बहुत बहुत लार्ज होने में बहुत 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 समय भी लेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर स्ट्रेट वायर होता तो फटाक से करंट लार्ज हो जाता, और अब बड़ा करंट लार्ज होने में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि हमारा जो इंडक्टर वो करता ही ये कि वो एक्चुअली फ्लक्स को अचानक से चेंज नहीं होने देगा, और फ्लक्स को चेंज अचानक से नहीं होने देगा तो करंट को भी अचानक से चेंज नहीं होता। लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल नहीं करंट चेंज नहीं हो रहा, करंट तो चेंज हो रहा है, लेकिन वो उतना रैपिडली नहीं हो रहा जितना स्ट्रेट वायर के अंदर होता था। स्ट्रेट वायर में तो विदिन जैसे स्विच ऑन किया फटाक से करंट इन्फाइनाइट। अब बड़ा ऑफकोर्स इन्फाइनाइट करंट में तो आपको इन्फाइनाइट टाइम लग जाएगा, ठीक है। आगे चलते
चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। बेटा एलआर का मतलब जिस सर्किट में इंडक्टर और रेजिस्टेंस दोनों है उसके अंदर करंट किस तरह से ग्रो करता है वो देखते हैं। सुनिए बच्चों, आराम से इत्मीनान से बढ़िया से सुनना, थ्योरी का ही पार्ट है। मैं ज़रूर बेटा ठीक है इसको एज ए सवाल आप लोगों से पूछ सकता हूँ, बट ये है तो थ्योरी ही। मैं इसे एज ए सवाल सिर्फ इसलिए पूछ सकता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको सब कुछ सिखा रखा है। KCL, KVL, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं वगैरह वगैरह, अलग अलग टाइम पे सब कुछ बातें बता रखी है। तो ठीक है, ये भी हो सकता है। ये आपके पास रेजिस्टेंस है R, ये इंडक्टर है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L है, ये बेटा कोई ना कोई स्विच है, और इस सारे के सारे अरेंजमेंट को मैंने ऐसे किसी बैटरी के साथ जोड़ रखा है। आज तक हम बैटरी को ऐसे सिर्फ रेजिस्टेंस से जोड़ते थे। आज हमने क्या कर दिया कि जिस वायर से जोड़ा वो स्ट्रेट नहीं है, उसको ऐसे लूप्स बना दी, उसके लूप्स बना दिए, तो उसमें एक सेल्फ इंडक्टेंस भी आ गया। सेल्फ इंडक्टेंस को मैंने ऐसे दिखा रखा है। टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर मैंने स्विच को ऑन किया। आप सारा का सारा काम कर पाओ, हालांकि बहुत ही रिस्की चीज़ है ये, मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया तुम लोगों को, कुछ नहीं पढ़ाया मैंने आपको अभी तक। तो मतलब ऐसे मतलब ये थ्योरी मुझे पढ़ाना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे हो सकता है कि मेरे बच्चे थ्योरी भी खुद ही कर लें, और अगर थ्योरी खुद ही कर ले तो मज़ा आ जाएगा। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इस पूरी सिचुएशन को इस तरह से कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ कि सारी थ्योरी तुम खुद कर सको, और अगर ऐसा कर लिया तो फोड़ू हो तुम। इस तरह से करो बेटा, एट एनी टाइम t अप्लाई KVL। KVL लगाने के बाद उस इक्वेशन को सॉल्व करो। फाइंड करंट एट एनी टाइम t। बाकी आगे वाले सवाल बड़ा ऐसे फर्जी से हैं। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस एट एनी टाइम t। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर एट एनी टाइम t। बाकी सारे काम थोड़ा बड़े आराम से बन जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपकी KVL है। चलो बच्चों करता हूं। t इज इक्वल्स टू 0 पर तो आपने स्विच को ऑन किया, कोई करंट नहीं था। किसी टाइम t पर सर्किट विल लुक लाइक दिस। ये आपका इंडक्टर, ये आपकी बैटरी, बैटरी का EMF E, करंट मेरा मान लेता हूं I है। शुरुआत में भले ही 0 था, अब करंट I है। ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका इंडक्टर है। और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है मैं उसको एक बार के लिए VR लिख देता हूँ। इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें एक बार के लिए VL लिख देता हूँ। चलिए बेटा, KVL लगाने के लिए कहा है, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। कितना? E। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाऊंगा तो पोटेंशियल का चेंज आएगा -IR। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, इंडक्टर में करंट की तरफ जाऊंगा तो पोटेंशियल का चेंज आएगा कितना? -LdI/dt। जहां से चले थे मेरे प्यारे बच्चों वहीं पहुंच गए। सबसे इंपॉर्टेंट काम तो हो गया। KVL लगाना सबसे इंपॉर्टेंट था। सर नहीं, इस इक्वेशन को सॉल्व करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अरे नहीं बेटा, इस तरह की इक्वेशन तुम लोग कैपेसिटर में भी सॉल्व करना सीख चुके हो, प्रैक्टिस कर रखी है अपन लोगों ने। होनी चाहिए बेटा कौन सा इक्वेशन सॉल्व, नहीं हो रही है तो अब सीख जाओ। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि E-IR इज इक्वल्स टू L टाइम्स DI/dt। I और T में डिफरेंशियल इक्वेशन है, DI ऊपर होना चाहिए, आप बोलो सर ऊपर ही तो है, DT ऊपर होना चाहिए तो ऊपर ले आओ, DI के साथ I वाली टर्म होनी चाहिए तो E-IR को नीचे ले आओ, और मेरे पास इक्वेशन आ गई DT इज इक्वल्स टू L तो बड़ा कांस्टेंट है, DI E-IR। इंटीग्रेट इंटीग्रेट, बिल्कुल शुरुआत में जब टाइम 0 है, जैसे ही स्विच ऑन किया है वैसे बेटा करंट 0 होगा। सर E/R क्यों नहीं होगा? इंडक्टर में स्विच ऑन करने से पहले कितना करंट था? 0।
तो फ्लक्स जीरो। स्विच ऑन करने के बाद भी वो चाहेगा कि उसमें फ्लक्स जीरो ही रहे, जो भी चेंज आएगा वो धीरे धीरे आएगा। तो करंट जो है वो जस्ट स्विच ऑन करने के बाद भी जीरो ही रहेगा, बिकॉज इंडक्टर में से फ्लक्स को अचानक से चेंज नहीं कर सकते, वो धीरे धीरे चेंज हो। किसी भी टाइम टी पर आपका करंट आ गया लेट से आई। आसान सी इक्वेशन है। डी टी का इंटीग्रेशन तो टी आएगा 0 से लेके टी तक एल, ठीक है बेटा। इसका इंटीग्रेशन बेटा डी आई अपॉन आई का इंटीग्रेशन समथिंग log ऑफ आई आएगा। अरे बेटा आई के साथ माइनस आर है, पहले बेटा माइनस आर से डिवाइड कर दो, कारण आप जानते हो। इसका इंटीग्रेशन आएगा ln ई माइनस आई आर। बेटा आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 0 से लेके आई तक। मचा दिया अपन ने बेटा। मैं अगले पेज में सॉल्व कर लूँ इसको। चलो LHS तो मेरे पास आ गया t माइनस 0। RHS बेटा मेरे पास आ गया माइनस L बाई आर लॉग ऑफ E माइनस आई आर अपॉन E। ये बेटा उधर गया, दैट इज माइनस आर टी अपॉन L इज इक्वल्स टू ln 1 माइनस आई आर अपॉन ई। बेटा मेरे पास करंट की वैल्यू आ गई है, दैट इज E अपॉन आर इंटू 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस आर टी अपॉन एल। ये ले बेटा कि ये आ गया मेरे पास किसी भी टाइम पर करंट। टाइम जब जीरो होगा तो बेटा आप देख सकते हो कि करंट की वैल्यू जीरो है, और टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर पहुंच जाओगे तो करंट की वैल्यू बेटा ई बाई आर है। चेक करा तो जब आपका टाइम जीरो है बेटा पुट करो ई रेस टू पावर जीरो बेटा 1 होता है, 1 माइनस 1 इज 0, तो करंट की वैल्यू 0। बहुत टाइम बाद टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर ई रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी तो 0 होता है, और आपके करंट की वैल्यू आ जाएगी ई बाई आर। इसे हम बोल देंगे स्टेडी स्टेट। प्यारे बच्चों क्या बोल देंगे, स्टेडी स्टेट। अगर आपने इंडक्टर नहीं लगाया होता तब भी करंट, अगर सोचो बेटा अगर आपने इंडक्टर नहीं लगाया तब भी करंट ई बाई आर आता, और अब भी करंट ई बाई आर आया है, लेकिन ये अब ई बाई आर जो करंट आया है ये आने में समय लगा है, इन्फाइनाइट टाइम लगा है, तब जाके ये करंट ई बाई आर आया। ऐसे यूं नहीं कि फटाक से करंट ई बाई आर आ गया। और यही तो हमारा लूप चाहता था। हमारा लूप चाहता था कि अचानक से करंट चेंज नहीं होना चाहिए, अचानक से फ्लक्स चेंज नहीं होना चाहिए, और करंट बड़ा लगातार इस तरह से बढ़ रहा है। मेरे बच्चे एक बात और बोलेंगे कि सर इसको ऐसे लिख दूं ई बाई आर 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन एल बाई आर। सर ये ऐसा क्यों लिखा बेटा, ई रेस टू पावर समथिंग, ये कोई ना कोई नंबर होना चाहिए भाई। ई की पावर केजी नहीं हो सकता, ई की पावर मास नहीं हो सकता, ई की पावर टाइम नहीं हो सकता, ई के ऊपर तो यूनिट लेस डायमेंशन लेस चीज होनी चाहिए, ये तो कोई नंबर होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर ये सेकंड है तो ये एल बाई आर भी सेकंड में होना चाहिए। तो आप ऐसा कह सकते हो कि सर मैं इस एल बाई आर को टाउ लिख सकता हूं और इसका नाम निकाल देता हूं टाइम कांस्टेंट। बेटा ये सब तो थ्योरी की बातें, आंसर तो आपका आ चुका है। किसी बच्चे ने अगर यहां तक आंसर निकाल लिया, यू हैव डन गुड। और मैं कह सकता हूं कि करंट की वैल्यू मेरे पास आ गई है, दैट इज ई बाई आर इंटू 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ये ले बेटा, ये आपका करंट। और अगर कोई बच्चा आप जिद करे कि सर ग्राफ प्लॉट करो, बेटा बिल्कुल कर दूंगा। इस तरफ टाइम, इस तरफ करंट, इस तरफ करंट, इस तरफ टाइम। टाइम जब जीरो था तो करंट जीरो था, फिर लगातार बेटा करंट बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। ग्राफ कैसा आना चाहिए बेटा, 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स जैसा ग्राफ आना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं कि इसका ग्राफ कैसा सा आएगा। ये बेटा आपका असिम्पटोट टाइप बन जाएगा। असिम्पटोट बेटा क्या होगा, ई बाई आर, ऐसा ग्राफ आएगा। यही नहीं, जैसे ही टाइम की वैल्यू एक टाइम कांस्टेंट के बराबर होगी, करंट की वैल्यू आ जाएगी ई बाई आर 1 माइनस टाइम की वैल्यू एक टाइम कांस्टेंट के बराबर है तो टाउ अपॉन टाउ। बेटा मेरे पास आ गया दैट इज ई बाई आर
1 माइनस बेटा तो 1/e हो गया बेटा, मैं वो कई बार याद करा चुका हूँ। 1/e की बेटा वैल्यू लगभग 0.37 के आसपास होती है और ये मेरे पास आ गया 0.63 टाइम्स e/r। एक टाइम कांस्टेंट के बाद करंट जो है, एक टाइम कांस्टेंट के बाद करंट जो है वो 0.63 टाइम्स e/r हो जाएगा। सर 2 टाइम कांस्टेंट के बाद बेटा t को टू टाउ रख दो, 3 टाइम कांस्टेंट के बाद बेटा t को 3 टाउ रख दो, ऐसे रख दो। अगर मान लो मैंने टाइम को 5 टाइम्स टाउ रख दिया तो करंट की वैल्यू क्या होगी बेटा, e/r इंटू 1 माइनस ई रेस टू पावर। टाइम को बेटा 5 टाइम्स टाउ रखो, 5 टाइम्स टाउ अपॉन टाउ, टाउ से टाउ कैंसिल, दैट इज बेटा e/r 1 माइनस 1 अपॉन ई रेस टू पावर 5। मैं बेटा बताता हूँ कि ये वैल्यू कितनी आती है, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा सुनना। इसकी बेटा वैल्यू जो है वो लगभग 0.993 टाइम्स e/r आ गई। मतलब मैक्सिमम करंट e/r है, लगभग उस करंट का 99.3% करंट आपके पास आ चुका है। आप ऐसा कह सकते हो कि पांच टाइम कांस्टेंट के बाद करंट की जो वैल्यू है वो लगभग e/r के आसपास हो गई। तो कोई आपसे पूछे ना कि सर करंट e/r कब होगा, तो वैसे थ्योरेटिकली तो करंट e/r मतलब मैक्सिमम जो है वो इन्फिनिट टाइम बाद होगा। लेकिन आप कह सकते हो कि सर e/r के आस पड़ोस की जो वैल्यू है ना वो लगभग 5-6 टाइम कांस्टेंट के आसपास पहुंच जाती है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि 5 टाइम कांस्टेंट के बाद जो ना वो हमारे पास एक तरह से ट्रांजिएंट स्टेट आ चुकी है, एक तरह से बेटा स्टेडी स्टेट टाइप आ चुकी है, आप ऐसा कह सकते हो। अदरवाइज तो बेटा करंट e/r मैथमेटिकली अगर देखें तो आने में कितना टाइम लगेगा, इन्फिनिट। लेकिन ऐसा नहीं है, आप ये मत करना कि सिर्फ इन्फिनिट टाइम लगता है। आप ऐसा कह सकते हो कि प्रैक्टिकली ना लगभग 5 टाइम कांस्टेंट या 6 टाइम कांस्टेंट समय के बाद आपका क्या कहते हैं उसको यार, जो करंट है बेटा वो लगभग e/r के आसपास पहुंच जाता है। ठीक है बच्चों, हमने करंट वाला सारा काम कर दिया। मैंने आपसे पूछा कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस किसी भी टाइम पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। अभी सोचते हैं रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। ये तो बहुत आसान है बेटा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा रेजिस्टेंस में से गुजरने वाला करंट इनटू r। हमारा तो सारा काम ही बन गया। करंट हमें किसी भी टाइम पर पता है, हमारे पास वैल्यू आ गई दैट इज e 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस RT अपॉन L, या फिर बेटा दैट इज इक्वल्स टू e 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस t अपॉन टाउ। सारी बेटा कहानी वही है, जैसे जैसे करंट ग्रो करेगा वैसे वैसे ही रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी ग्रो करेगा। आप ऐसा कह सकते हो, ग्राफ भी मोर और लेस वैसा ही आएगा, कोई बहुत बड़ा काम है नहीं। ये आपके पास टाइम है, ये आपके पास बड़ा ऑफ कोर्स VR है। आप ऐसा कह सकते हो कि L पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस बेटा ऐसे लगातार बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी बेटा इसकी वैल्यू वापस से e हो जाएगी। टाइम t इज इक्वल टू 0 पर तो 0 है बेटा, फिर लगातार बढ़ते जाएंगे। अगला सवाल बेटा इसमें क्या है कि अगला सवाल बेटा क्या है, इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। सोचता हूँ बेटा कि इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, मैं दो तरीके से सोच सकता हूँ। एक तो ऐसे कि इट इज L/di/dt, L तो बेटा बाहर आ गया, करंट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना तो e/r तो बाहर आ गया, 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 माइनस t का बेटा कोफिशिएंट है -r/l, बेटा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस इंटू ई रेस टू पावर माइनस RT अपॉन L। बेटा जी r से r कैंसिल, L से L कैंसिल, इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास आ गया ई रेस टू पावर माइनस RT अपॉन L, या फिर इंडक्टर के अक्रॉस बेटा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ई रेस टू पावर माइनस T अपॉन टाउ। आप ऐसा कह सकते हो कि इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो तो लगातार एक्सपोनेंशियली ड्रॉप हो रहा है।
बेटा लगातार एक्सपोनेंशियली ड्रॉप हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है। अच्छा, इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस में एक तरीके से और लिख सकता हूँ, केवीएल से। कैसे? यहाँ से, जैसे यहाँ से यहाँ ई बढ़ेगा, फिर वी आर घटेगा, फिर वी एल घटेगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ केवीएल लगाने पर ई बढ़ा, वी आर घटा, वी एल घटा, दैट इज इक्वल्स टू 0। इससे मैं बड़े आराम से बोलता हूँ वी एल इज इक्वल्स टू ई माइनस वी आर। वी आर बड़ा पहले पता ही है, वापस से वही एक्सप्रेशन आपके पास वापस आ जाएगा। इंडक्टर के अक्रॉस आपका पोटेंशियल डिफरेंस टाइम के साथ लगातार एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर। टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर EMF E है, और उसके बाद लगातार ड्रॉप 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 ड्रॉप। जैसे टाइम अगर मैं 0 पुट करता हूं तो इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस E आ रहा है, सॉरी बेटा ये इंडक्टर। टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी, बेटा e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी तो 0 होता है, तो इंडक्टर के अक्रॉस आपका पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ रहा है, और लगातार बेटा घटे जा रहा है, घटे जा रहा है, घटे जा रहा है। जैसे ही टाइम की वैल्यू एक टाइम कांस्टेंट के बराबर होगी, बेटा टी को टाउ रखना, टाउ से टाउ कैंसिल, ई की पावर -1 होती है बेटा 0.37, तो एक टाइम कांस्टेंट के बाद आपका इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 0.37 टाइम्स ऑफ ई। एक टाइम कांस्टेंट के बाद ही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर हो जाएगा 0.37 टाइम्स ऑफ ई। सर दो टाइम कांस्टेंट के बाद क्या हो जाएगा बेटा? जैसे ही मैंने टाइम को 2 टाउ रख दिया, 2 टाउ कैंसिल, सॉरी टाउ टाउ कैंसिल, ई की पावर -2, ई की पावर -2 इज ऑफ कोर्स 0.37 की पावर 2। तो दो टाइम कांस्टेंट के बाद आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है इंडक्टर के अक्रॉस ये हो जाएगा। अगर मैं टाइम की वैल्यू n टाइम्स टाइम कांस्टेंट बोल दूं, टाइम को मैंने जैसे n टाइम्स टाउ बोला, टाउ से टाउ कैंसिल, e की पावर -n, इसका मतलब इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया e की पावर -n टाइम्स e, या बेटा दैट इज 1/e की पावर n टाइम्स e। बेटा 1/e बता चुका हूँ 0.37 है, तो 0.37 की पावर n टाइम्स ऑफ e। ये बेटा किसी भी टाइम पर आपका इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, मैं इसमें बेटा 2-3 सवाल और एक्स्ट्रा पूछ रहा हूं। मैं बेटा 2 सवाल और पूछ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5, पावर dissipated by resistance। बेटा किसी भी टाइम t पर रेजिस्टेंस का पावर क्या होगा? छठा सवाल बेटा यही पूछ लेता हूं, दैट इज पावर ऑफ इंडक्टर, मतलब इंडक्टर का पावर किसी भी टाइम t पर कितना होगा। सर इंडक्टर की पावर का मतलब क्या है बेटा? वो किस रेट से वो एनर्जी स्टोर कर रहा है, किस रेट से वो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहा है वो बताओ। हालांकि हम जानते हैं इस बात को कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे लगातार करंट बढ़ेगा, जैसे जैसे लगातार करंट बढ़ेगा ऑफ कोर्स इंडक्टर के पास लगातार एनर्जी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन उस एनर्जी के बढ़ने की रेट क्या है उसी को हम बड़ा उस इंडक्टर का पावर कह सकते हैं। अभी करते हैं बेटा, अभी करते हैं। पहले 5वां सवाल करते हैं। हाँ, पावर ऑफ रजिस्टर बड़ा बहुत सिंपल, इसमें तो मुझे कुछ खास बोलने की जरूरत ही नहीं है। पावर का बड़ा रेजिस्टेंस फॉर्मूला I² × R। आई का फॉर्मूला मेरे बच्चों को पता है, आई का फॉर्मूला बड़ा क्या है? दैट इज E/R इंटू 1 - e रेज़ टू पावर -RT/L। बड़ा स्क्वायर और कर देना, बड़ा मैंने एक R निपटा दिया है। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि रेजिस्टेंस का जो पावर है दैट इज E² / R
1 माइनस ई रेज टू पावर, ये लो बेटा, ये हमारे पास रेजिस्टेंस का पावर है। ये बड़ा आपका रेजिस्टेंस का पावर वर्सेस टाइम को एक ग्राफ पूछेगा तो हम बड़े आराम से बता देंगे। हम कहेंगे कि देखो भाई, जब टाइम जीरो है बड़ा ई रेज़ टू पावर जीरो तो 1, 1 माइनस 1 जीरो, उसका स्क्वायर भी जीरो, तो हमारे पास रेजिस्टेंस का पावर जो आएगा वो जीरो आएगा। जब टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी हो जाएगा, ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी तो जीरो, 1 माइनस जीरो 1, 1 का स्क्वायर 1, तब बड़ा आपका जो पावर है बड़ा वो कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर अपॉन आर। तो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर रेजिस्टेंस का जो पावर है बड़ा वो ई स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, होना ही बेटा, क्योंकि टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर हमारा तो जो इंडक्टर है बड़ा वो तो ठीक है, जब टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी हो गया तब तब का जो करंट है बेटा वो ई बाई आर हो गया, ई बाई आर करंट जा रहा है बेटा, ठीक है, तो पावर तो बड़ा ई स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। चलिए बच्चों, लास्ट पावर ऑफ इंडक्टर, कि आखिर इंडक्टर का पावर क्या है, सोचता हूं बेटा इंडक्टर का पावर क्या है, उसके लिए आई स्क्वायर इंटू आर फॉर्मूला थोड़ी लगा दूंगा। इंडक्टर का क्या पावर है उसके लिए तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला है कि इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, मल्टीप्लाइड बाय करंट। इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वो मेरे बच्चों ने थोड़ी देर पहले निकाला था, दैट वाज E इंटू ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ। करंट कितना है किसी भी टाइम पर मेरे बच्चे जानते हैं, दैट इज E अपॉन आर इंटू ई रेज टू पावर सॉरी E बाई आर 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ। कर लेंगे इस एक्सप्रेशन को, सोल्व कर लेंगे, कोई इशू नहीं, बस मैं एक दो चार बातें बोल रहा हूं। बिल्कुल शुरुआत में जब टाइम जीरो है उस टाइम पर आप जानते हो कि आपका करंट जीरो है। आपका करंट जीरो है तो ऑफ कोर्स इंडक्टर का जो पावर है वो जीरो है। जब टाइम बहुत ज्यादा हो गया, स्टडी स्टेट में पहुंच गया बेटा, उस टाइम पर मैं जानता हूं कि करंट तो अच्छा खासा होगा लेकिन इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। याद है बेटा, ये चेक कर लो, टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपका जीरो हो जाएगा। अगर वो जीरो हो जाएगा तो इंडक्टर का पावर बेटा तब भी क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब इंडक्टर का पावर शुरुआत में भी जीरो है और इंडक्टर का पावर फाइनली भी जीरो है। इसका सीधा सीधा यही अर्थ निकल रहा है बेटा कि जरूर इंडक्टर के अंदर पावर पहले बढ़ा होगा फिर घटा होगा। कोई बात नहीं, वो तो खैर बात की बात है। मुझसे तो आपने सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन पूछा है, एक्सप्रेशन में लिख दिया है ई स्क्वायर अपॉन आर ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2t अपॉन टाउ। ये रहा बेटा मेरा इंडक्टर का पावर। इंडक्टर के पावर का अर्थ क्या, मैं वो बोल देता हूं बेटा, इंडक्टर के पावर का अर्थ है कि दिस इज द रेट एट विच इंडक्टर इज स्टोरिंग मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करने की जो रेट है बेटा वो हमारा ये पावर है, और लगातार उसकी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, और इस दर से लगातार वो बढ़े जा रही है। दिस इज द रेट एट विच magnetic potential energy is stored in inductor। मैं इसका ग्राफ भी प्लॉट कर सकता हूं। सर कैसे? बड़ा सा ग्राफ मुझे तो आसान सा लग रहा है। देखो ये टाइम, ये टाइम और ये इंडक्टर का पावर। इधर की तरफ तो पावर ऑफ इंडक्टर और इधर टाइम। शुरुआत में पावर जीरो था, पावर पहले बढ़ेगा 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 फिर घटेगा घटेगा, टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर भी बड़ा पावर जीरो है। बीच में ऐसा कोई समय आएगा जब आपके इंडक्टर के पावर की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। बता देंगे सर किस टाइम पर इंडक्टर का पावर सबसे ज्यादा होगा? बेटा वो निकालना कोई बहुत टफ काम थोड़ी है।
किसी भी एक्सप्रेशन का अगर मैक्सिमा निकालना हो डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दो। E² बाई आर तो बड़ा बाहर, हाँ बेटा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहली बात बेटा -1/टाउ बाहर आ जाएगा, e रेस टू पावर -t/टाउ माइनस माइनस +2/टाउ e रेस टू पावर -2t/टाउ। बेटा 1/टाउ कैंसिल, e रेस टू पावर -t/टाउ इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स e रेस टू पावर -2t/टाउ। ये इधर आ गया, मेरे पास आ गया e रेस टू पावर t/टाउ इज इक्वल्स टू 2, टाइम की वैल्यू आ गई है टाउ टाइम्स ln2, या फिर बेटा 0.693 टाइम्स ऑफ टाउ। इस टाइम पर आपके इंडक्टर का पावर सबसे अधिक होगा, ये वाला टाइम मैं कह सकता हूं कि इट इज ln2 टाइम्स ऑफ टाउ। और इस टाइम पर पावर की जो वैल्यू है वो भी मैं निकाल सकता हूं। इस टाइम को उठा के बेटा यहां रखो, यहां रखो, इस टाइम को उठा के बेटा अगर मैं यहां पर रखूंगा तो यहां पर तो हाफ आ जाएगा, यहां बेटा हाफ का स्क्वायर 1/4 आ जाएगा, और 1 - 1/4 बेटा कितना आ जाएगा, E²/4r। ये वो रेट है जिस रेट से बेटा हमारे पास लगातार इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होए जा रही है। इंडक्टर, अच्छा कोई मुझसे पूछ ले कि सर ये एरिया अंडर द कर्व कितना होगा। देखो यार, अगर आपको मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन का कोई सवाल करना हो तो आप ना एक सवाल कर लेना घर बैठे बैठे, और वो ये है कि ये एरिया निकालो। एरिया मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं कि होता है इंटीग्रेशन ऑफ y dx। y में तो क्या है, इंडक्टर का पावर मल्टीप्लाइड बाई dx, dx नहीं बेटा dt, कहाँ से कहाँ तक, 0 से इन्फिनिटी। बेटा पावर का एक्सप्रेशन यहाँ लिखना और इंटीग्रेट करता ना 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। मेरा मन नहीं है इंटीग्रेट करने का, क्योंकि मुझे तो पता है, आप लोग कर लेना बेटा, मुझे तो पता है कि इसका आंसर आएगा ½Li²। इंडक्टर में किस रेट से एनर्जी स्टोर हो रही है उसको अगर टाइम से मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे तो एनर्जी स्टोर आएगी, और एनर्जी स्टोर जानता हूं ½ Li²। टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर आई है कितना बेटा, टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर आई की वैल्यू है E/r। तो बेटा चाहो तो इंटीग्रेट कर लेना, आपका आंसर एग्जैक्टली यही आएगा। हमने पूरे के पूरे थ्योरी को बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से, अच्छे से देखा, पूरा पोस्टमार्टम किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा मुझे अभी आपको जो याद करानी है वो ये है कि टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर करंट 0 है। इसका मतलब दिस इंडक्टर इज बिहेविंग लाइक ए ब्रोकन वायर, टूटे हुए तार की तरह बिहेव कर रहा है और करंट नहीं जाने दे रहा है। एट टाइम टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी करंट इज E/r, जैसे इंडक्टर लगा हुआ ही नहीं है ऐसा लग रहा है। इसका मतलब एट स्टडी स्टेट टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर दिस इंडक्टर इज बिहेविंग लाइक ए शॉर्ट वायर। कैपेसिटर का जस्ट उल्टा हो गया। कैपेसिटर में शुरुआत में आपको जो कैपेसिटर था वो शॉर्ट वायर की तरह बिहेव कर रहा था, और टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पे जो फुल्ली चार्ज हो गया था वो ब्रोकन वायर की तरह बिहेव कर रहा था। यहां पर टाइम t इज इक्वल टू 0 पर इंडक्टर करंट को बहने नहीं दे रहा है, तो वो ब्रोकन वायर की तरह बिहेव कर रहा है, और टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर करंट E/r हो गया, तब वो कैसे बिहेव कर रहा है, जस्ट लाइक ए शॉर्ट वायर। ठीक है बच्चा, समझ गए इस बात को? आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। हमारा जो ग्रोथ ऑफ करंट था कि किस तरीके से किसी इंडक्टर के अंदर करंट बढ़ता है, वहां से मेरे पास कुल मिलाकर 3 रिजल्ट आए हैं। ये रिजल्ट हमारे लिए थोड़े से आगे के लिए काम के भी हो सकते हैं, तो एक एक करके बेटा इन रिजल्ट्स को अपन देखते हैं। सबसे पहली बात कि t इज इक्वल्स टू 0 पर जैसे हमने स्विच को ऑन किया तो करंट आया ही नहीं। करंट क्यों नहीं आया उसके पीछे हम कारण जानते हैं कि स्विच ऑन करने से पहले इस लूप में से गुजरने वाला फ्लक्स 0 था, तो जस्ट स्विच ऑन करने के बाद भी फ्लक्स 0 ही रहना चाहता है। हालांकि उसकी मर्जी बहुत देर तक चल नहीं पाएगी, लेकिन उस इंस्टेंट पर वो नहीं चाहता कि उसमें फ्लक्स में बहुत बड़ा चेंज आए। फ्लक्स में 0 चाहता है तो करंट भी बेटा क्या आना चाहिए, 0। तो t इज इक्वल्स टू 0 पर स्विच को ऑन करते ही आपका जो करंट होगा वो 0 होगा, और आप ऐसा कह सकते हो कि t इज इक्वल्स टू 0 पर आपका जो इंडक्टर है वो एक तरीके से ब्रोकन वायर की तरह बिहेव करेगा, बिल्कुल वैसे जैसे कैपेसिटर जो था वो टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर जब फुल्ली चार्ज हो जाया करता था तब ब्रोकन वायर की तरह बिहेव करता था। ठीक है। दूसरा पॉइंट,
एट टी टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी, मतलब बड़ा स्टडी स्टेट पर करंट थ्रू इंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एल। इस इंडक्टर में से जो करंट आया वो तो ई बाई आर आया, वो तो एल पर डिपेंड कर ही नहीं रहा। और जो भी करंट आया है बेटा वो ई बाई आर ऐसे आया है जैसे इंडक्टर लगा हुआ ही नहीं है, एक तरह से शॉर्ट वायर लगा हुआ है। तो इसका मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं कि टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर ये इंडक्टर जो है एक शॉर्ट वायर की तरफ, मतलब एक ऐसे वायर की तरह जिसका रेजिस्टेंस 0 है उसकी तरह बिहेव करेगा, और इसमें से गुजरने वाला जो करंट है उसकी जो बेटा वैल्यू है वो आपके पास ई बाई आर आएगी। ठीक है, ये कब की कहानी है? जब बेटा बिल्कुल बढ़िया तरीके से काफी टाइम बीत चुका है टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये पॉइंट थोड़ा सा रिपीटेटिव है कि हमारा जो इंडक्टर है उसमें अचानक से फ्लक्स चेंज नहीं होगा। मेरे कहने का ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि फ्लक्स कभी चेंज नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रहा, फ्लक्स चेंज होगा लेकिन फ्लक्स चेंज होने में वक्त लेगा। इंडक्टर में कभी भी अचानक से फ्लक्स चेंज जो है वो नहीं होगा। सॉरी, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इंडक्टर विल नॉट चेंज इंस्टंटेनियसली चेंज नहीं होगा। कैसे चेंज होगा? स्लोली, ग्रेजुअली। तो फ्लक्स जब भी इंडक्टर में चेंज होगा वो स्लोली और ग्रेजुअली चेंज होगा। लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इंडक्टर विल चेंज ग्रेजुअली। समझ गए बच्चों? इस बात पे अपन एक छोटा सा सवाल करते हैं। छोटा सा ये सवाल है, सुनिएगा बेटा। आपके पास इस तरह का सर्किट है, रेजिस्टेंस R, 2R, R। ये एक इंडक्टर है जिसका बेटा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L है। T इज इक्वल टू 0 पर मैंने स्विच को ऑन किया है। सवाल पूछ रहा हूं, फाइंड करंट इन ईच वायर, हर तार में कितना कितना करंट होगा T इज इक्वल टू 0 पर। हम जानते हैं कि T इज इक्वल टू 0 पर भाई स्विच ऑन करने से पहले इंडक्टर में से ऑफ कोर्स करंट 0 बह रहा था, तो फ्लक्स 0 था। तो जस्ट स्विच ऑन करने के बाद भी उसमें फ्लक्स तो 0 ही रहना चाहिए। हमेशा तो 0 नहीं रहेगा, लेकिन अचानक से भी चेंज नहीं होगा ना। और अगर करंट 0 रहना, सॉरी फ्लक्स 0 रहना चाहिए, तो इसमें से गुजरने वाला करंट भी 0 होना चाहिए। तो आप ऐसा कह सकते हो कि T इज इक्वल्स टू 0 पर हमारा जो इंडक्टर है वो एक तरीके से ब्रोकन वायर की तरह बिहेव करेगा। वो एक तरीके से ब्रोकन वायर की तरह बिहेव करेगा, और हमारा जो सर्किट है इट विल लुक लाइक दिस। ये R है, ये 2R है, ये बैटरी का EMF E है। ये ब्रोकन वायर की तरह बिहेव करेगा। जो भी करंट जाएगा वो सारा का सारा, प्यारे बच्चों, जो भी करंट जाएगा सारा का सारा यूं निकल लेगा, यूं निकल लेगा। और इस करंट की बेटा वैल्यू कितनी आएगी? E/3R, जस्ट बिकॉज ये वाला 2R और ये वाला R आपके पास सीरीज में है, यहां से बेटा कोई करंट नहीं जाएगा। ये कहानी कब की है? T इज इक्वल्स टू 0 की है। सर टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर क्या होगा? बेटा टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर हमारा जो इंडक्टर है वो एक शॉर्ट वायर की तरह बिहेव करेगा, और अगर शॉर्ट वायर की तरह बिहेव करेगा तो सर्किट विल लुक लाइक दिस। ये तो शॉर्ट वायर, ये रेजिस्टेंस R, ये रेजिस्टेंस R, ये रेजिस्टेंस 2R, और यहां एक बैटरी लगा रखी है और एक रेजिस्टेंस उसके साथ है। हम समझ गए कि ये वाला R और ये वाला 2R तो बड़ा आपस में कैसे हैं? सीरीज में है, पैरेलल में है। ये R और 2R बड़ा आपके पैरेलल में। इस R और 2R का R इक्विवेलेंट कितना आएगा? 2R इंटू R अपॉन 2R प्लस R, बड़ा दैट इज 3R, दैट कम्स आउट टू बी 2R/3। ये 2R/3 और ये R आपस में दोनों कैसे बेटा? सीरीज में। 2R और R बेटा कितना हो गया इनका R इक्विवेलेंट? बेटा R इक्विवेलेंट मेरे ख्याल से हो गया 5R/3। तो बैटरी में से जो करंट आएगा बेटा दैट विल बी ऑफ कोर्स EMF अपॉन 5R/3। बैटरी जितना करंट देगी बेटा उतना ही करंट वापस आएगा। यहां पर भी करंट आएगा 3E/5R। ये जो करंट आएगा दो पार्ट्स में बढ़ जाएगा। ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस पैरेलल में है। रेजिस्टेंस है 1:2 के रेशो में, तो करंट बढ़ जाएगा 2:1 के रेशो में। करंट बढ़ जाएगा 2:1 के रेशो में। तो इसमें से जो करंट गुजरेगा बेटा उसकी वैल्यू होगी 2E/5R।
तो इसमें से जो करंट गुजरेगा बेटा दैट विल बी E/5R। कुछ करंट ये ले गया बेटा, कुछ करंट ये ले गया। करंट ऐसे कैसे बटे, करंट जाना चाहिए 2:1 के रेशो में, बिकॉज रेजिस्टेंस आपके 1:2 के रेशो में। मेरे ख्याल से इस बात को मेरे सारे के सारे बच्चे समझ गए होंगे। तो t इज इक्वल्स टू 0 और t टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर अगर इस तरह की बातें पूछे तो आप बड़े आराम से मैनेज कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा ऐसा टास्क है नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, एक सिचुएशन और एनालाइज करते हैं। ठीक है, ऐसे इसमें कोई सवाल ऐसे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिचुएशन एनालाइज ही करनी है अपन को। ठीक है, सुनो बच्चों, शुरुआत में इनिशियली आपके स्विच S1 और S2 दोनों ऑफ थे। ठीक, ये वाला स्विच भी ऑफ था, ये वाला स्विच भी ऑफ था। अब मैंने क्या किया कि सिर्फ और सिर्फ स्विच S को ऑन किया। ऑन करते ही क्या हो गया बताओ, स्विच को ऑन करते ही क्या होगा। अब स्विच 2 तो ऑफ है, तो इस वाली बैटरी का तो इस इंडक्टर से कोई लेना देना है ही नहीं। लेकिन जैसे ही स्विच को ऑन करूंगा, इस वाले तार में करंट की वैल्यू 0 आएगी। क्यों 0 आएगी? बिकॉज t इज इक्वल्स टू 0 पर आपका जो इंडक्टर इट विल बिहेव लाइक ए ब्रोकन वायर। ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा एक तरीके से, और किसी करंट को नहीं जाने देगा। नहीं जाने देगा ये वाली बात ऑब्वियस भी थी, क्योंकि हम चाहते भी ये थे कि इंडक्टर में अचानक से करंट चेंज नहीं होना चाहिए। स्विच को ऑन करने से पहले करंट 0 था, तो जस्ट स्विच को ऑन करने के बाद भी करंट आपका 0 रहेगा। तो यहां भी करंट 0, यहां भी करंट 0, हर जगह बड़ा करंट की वैल्यू 0 होगी जस्ट S1 को ऑन करने के बाद। अब S1 को ऑन कर दिया, S1 को ऑन करने के काफी टाइम बाद, आफ्टर लॉन्ग टाइम, अब क्या होगा? S1 को ऑन करने के काफी टाइम बाद क्या होगा? S2 तो अभी ऑफ है, तो इस बैटरी का तो इससे कोई लेना देना है नहीं। लेकिन S1 को ऑन करने के काफी टाइम बाद आपका सर्किट दिखने में ऐसा नजर आएगा, बस ऐसा नजर आएगा। बैटरी है जिसका EMF है E, रेजिस्टेंस है आपके R, और ये जो इंडक्टर है एक शॉर्ट वायर की तरह बिहेव करेगा, और आपके इस पूरे सर्किट में कुछ ना कुछ करंट आएगा ऐसे, और उस करंट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चे बोल देंगे सर कितनी आएगी? E/R आएगी। कितनी करंट आएगी बेटा? E/R आएगी। ऐसे ऐसे E/R करंट है। अच्छी बात है बेटा। अब जब करंट E/R आ गया, ऐसा है बेटा करंट E/R यू, जैसे करंट E/R आया, मैंने इसको तो ऑफ कर दिया और इसे ऑन कर दिया। अब मैंने S1 को तो ऑफ कर दिया और S2 को ऑन कर दिया। जस्ट ऐसा करने के बाद क्या होगा? तो आप बोलोगे कि सर जैसे ही मैं इसको ऑफ करूंगा, यहां पर करंट फटाक से 0, यहां पर करंट फटाक से 0, यहां पर करंट फटाक से 0, लेकिन इसमें करंट अब भी E/R रहेगा। क्यों? क्योंकि इंडक्टर में अचानक से करंट चेंज नहीं होता। लेकिन सर करंट जाने का रास्ता क्या है? बेटा रास्ता अब ये वाला बचा, इसके पास ये वाला बचा। तो जैसे मैंने S1 को ऑफ किया और S2 को ऑन किया, सर्किट विल लुक लाइक दिस। सर्किट विल लुक लाइक दिस। इंडक्टर में अब भी करंट नीचे की तरफ E/R ही रहेगा। ये वाला रास्ता आपने बंद कर दिया, तो अब बेटा ये इस तरह से आएगा। ये आपका रेजिस्टेंस R, ये बैटरी का EMF 2, ये आपका जो करंट E/R है वो ऐसे आएगा। ये ले बेटा। लेकिन ऐसा नहीं कि करंट हमेशा ही E/R यूं आएगा, ना 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 ना। ये बैटरी कहेगी अरे भाई ये क्या हो रहा है, ऐसा थोड़ा चलेगा। बैटरी कहेगी देखो भाई मैं तो करंट भेजना चाह रहा हूं ऐसे, इंडक्टर करंट भेजना चाह रहा है ऐसे। आखिर में हमें पता है चलनी किसकी है, आखिर में काफी टाइम बाद किसकी चलनी है? बैटरी की। अब इस इवेंट के काफी टाइम बाद, आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम, इंडक्टर करंट भेजना चाह रहा है ऐसे, बैटरी भेजना चाह रही है करंट ऐसे। इस कारण से लगातार ये करंट कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, कभी न कभी 0 होगा। उसके बाद करंट इस तरफ लगातार बढ़ेगा, 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 और एक टाइम ऐसा आएगा जब करंट फिर से मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन इस तरफ नहीं, इस तरफ मैक्सिमम हो जाएगा, और बैटरी अपनी मर्जी चलाएगी आखिर के अंदर।
और उस टाइम पर आपका जो इंडक्टर वो कैसे बिहेव करेगा, ऑफ कोर्स जस्ट लाइक शॉर्ट वायर। तो S1 को ऑफ और S2 को ऑन करने के काफी टाइम पश्चात, काफी टाइम बाद सिचुएशन विल अगेन लुक लाइक दिस। ये ले बेटा, बैटरी का EMF है 2E, रेजिस्टेंस है R और करंट आएगा S, और करंट बेटा कितना आएगा 2E/R। सर 2E/R क्यों बेटा? 2E/R इसलिए क्योंकि टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर आपका इंडक्टर विल बिहेव लाइक ए शॉर्ट वायर। बैटरी का EMF है 2E, रेजिस्टेंस है R, करंट आएगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, द वैल्यू ऑफ करंट विल बी फाइनली 2E/R। समझ गए बच्चे सारी बात? आगे चलते हैं बच्चों। t इज इक्वल्स टू 0 और t टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर बातों को सोचना आसान सा काम है, लेकिन बीच में क्या होगा? बीच में किसी टाइम पर इंडक्टर में से गुजरने वाला करंट कितना है, किसी और वायर में से गुजरने वाला करंट कितना है, ये भी हम निकाल सकते हैं अगर हम ढंग से डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाएं तो। ऐसा काम हम लोगों ने कैपेसिटर में भी किया था, वैसा सही काम बेटा यहाँ पर भी फिर से है। सुनिएगा, हमारे पास इस तरह का अरेंजमेंट है। बैटरी है जिसका EMF E है, रेजिस्टेंस बेटा ये R, ये R, ये R, ये इंडक्टर है जिसमें कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस आपका L है। t इज इक्वल्स टू 0 पर मैंने स्विच को ऑन किया है। स्विच को ऑन करते ही करंट किस किस तार में कितना होगा पता है। टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर किस किस तार में कितना कितना करंट होगा वो भी मुझे पता है। लेकिन मैं आपसे इस बार ये नहीं पूछ रहा कि t इज इक्वल टू 0 पर करंट कितना है या t टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर कितना करंट होगा, तुम निकाल लोगे। तुम t इज इक्वल टू 0 पर तो इंडक्टर को एक ब्रोकन वायर की तरह रख लोगे, और t टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर बेटा आप इंडक्टर को एक शॉर्ट वायर की तरह रख लोगे, और एक सिंपल करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये सवाल बन जाएगा। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि किसी भी टाइम t पर, किसी भी जनरल टाइम t पर इंडक्टर में से गुजरने वाला करंट कितना है, ये मेरा सवाल है। फाइंड करंट थ्रू इंडक्टर एट एनी टाइम t। निकालते हैं बच्चों। मान लेते हैं कि बैटरी में से किसी भी टाइम t पर I करंट गया, उस I में से लेट से इंडक्टर में से करंट गया I1, तो ऑफ कोर्स I माइनस I1 यहां से गया, I माइनस I1 यहां से आया, I1 यहां से आया, मिलाकर करंट हो गया I, मिलाकर करंट हो गया I और I1 दो अननोन है। ऑफ कोर्स उनको सॉल्व करने के लिए मुझे दो इक्वेशन चाहिए। सो दो इक्वेशन कैसे आएंगी बेटा? इक्वेशन तो तीन बना सकते हो। बड़े वाले लूप में केवीएल, छोटे वाले लूप में केवीएल, इस छोटे वाले लूप में केवीएल। तीन बनानी नहीं है, कोई से भी दो लूप पकड़ लो और उसमें केवीएल लगा दो, मेरे ख्याल से काम आपका बन जाएगा। चलिए इसमें चलता हूं, बड़े वाले में चलते गए, रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाऊंगा तो माइनस IR, चलते जाओ बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा E, चलते जाओ, इसमें चलेगा, इसमें चलो, माइनस I1 इंटू R। इंडक्टर में करंट की तरफ जाओगे तो माइनस L dI1/dt। बड़ा कोई दिक्कत तो नहीं, I1 इसमें से गुजरने वाला करंट। लेकिन आप बोलोगे कि सर इस इक्वेशन में I भी है, काश सिर्फ I1 होता तो मैं सॉल्व कर लेता। I को उड़ाने के लिए एक जुगाड़ और है, बाहर वाले लूप में एक केवल और लगा दो। लगाता हूं, यहां से यहां माइनस IR, यहां से यहां तक प्लस E, यहां से यहां तक माइनस I माइनस I1 इंटू R एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। बड़ा इससे मेरे पास IR की वैल्यू आ गई है, बड़ा कितनी आ गई है? E प्लस I1R अपॉन 2। बड़ा चेक कर लो सही है क्या? IR उधर गया, 2IR सही है बेटा। इस IR को उठाओ और यहां पटको, यहां पटकते ही मेरे पास आ गया माइनस E/2, दैट इज E/2, माइनस I1R/2, बड़ा माइनस 3 टाइम्स I1R/2। इसको इधर ले आ, दैट इज इक्वल्स टू L dI1/dt। बड़ा अब तो ठीक है, सॉल्व करना है, मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ा ऐसा टास्क है नहीं। चलिए बच्चों करता हूं यार, E माइनस 3 टाइम्स I1R अपॉन 2L इज इक्वल्स टू dI1/dt।
बड़ा इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सोल्व करनी आती है। di1 ऊपर आना चाहिए, आप बोलो सर ऊपर ही है। dt ऊपर आना चाहिए तो dt को ऊपर ले आओ। di1 के साथ i1 वाली टर्म होनी चाहिए तो इसको हम नीचे ले आएंगे। हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी dt अपॉन 2l इज इक्वल्स टू di1 अपॉन e माइनस 3i1। इंटीग्रेट बिल्कुल शुरुआत में जब टाइम 0 था तो i1 की वैल्यू 0 थी। क्यों? क्योंकि शुरुआत में आपका इंडक्टर जो है वो एक ब्रोकन वायर की तरह बिहेव कर रहा है। किसी भी टाइम t पर लेट से आपके इंडक्टर में से गुजरने वाला करंट i1 है। बट 1/12 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ये वाला इंटीग्रेशन तो आ गया आपके पास t/2l। इधर का इंटीग्रेशन देखो, di1 अपॉन i1 ln i1 टाइप का सा आएगा। लेकिन i1 का कॉफिशिएंट है -3r, तो मुझे पूरी इक्वेशन को -3r से डिवाइड करना चाहिए। लॉग ऑफ लो बेटा, मेरे पास आ गया -3RT अपॉन 2l इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ i1 को i1 रखो तो e माइनस 3i1r, बड़ा i1 को 0 रखो तो लो बच्चों सॉल्व करते हैं। मेरे ख्याल से आपका करंट की वैल्यू आ गई है, मतलब i1 की वैल्यू आ गई है। i1 ये कैसा कलर है, हाँ बेटा i1 की वैल्यू आ गई। बेटा कितनी वैल्यू आ गई, दैट इज e अपॉन 3r इंटू 1 माइनस e रेज टू पावर माइनस 3RT अपॉन 2l। इंडक्टर में से गुजरने वाला जो करंट है वो किसी भी टाइम पर ये होगा। ठीक है बच्चों, कोई मुझसे पूछ ले कि सर इंडक्टर में से गुजरने वाला करंट समय के साथ कैसे वेरी करेगा, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर आप मुझसे i1 वर्सेस टाइम ग्राफ पूछ रहे हो तो कितना आसान सा ग्राफ बेटा, t इज इक्वल्स टू 0 पुट करो, e रेज टू पावर 0 1 में से 1 गया तो आ गया 0। फिर बेटा ये 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स जैसा कर्व है, ये कर्व आप लोग बेटा बनाना आता ही है। कर्व विल बी समथिंग लाइक दिस। i1 की जो मैक्सिमम वैल्यू है बेटा वो मेरे पास है e अपॉन 3r। हालांकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट e अपॉन 3r होगी, तुम डायरेक्ट निकाल सकते थे कि टाइम टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर कितना करंट है वो निकालना तुम्हारे लिए। वैसे बाएं हाथ तक खेल है कैसे, t टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी पर इंडक्टर विल बिहेव लाइक ए शॉर्ट वायर। ये r और ये 2r बेटा आपस में कैसे हो जाएंगे, पैरेलल। कितना हो गया r/2, वो r/2 और ये r दोनों कैसे हैं, सीरीज में। तो r इक्विवेलेंट कितना आ गया 3r/2। टोटल करंट कितना आएगा e अपॉन 3r/2, तो कितना 2e/3r। वो 2e/3r दो पार्ट से बढ़ जाएगा, इसमें और इसमें। रेजिस्टेंस बराबर है तो बराबर बढ़ जाएगा, तो e/3r इसमें से और e/3r इसमें से। इस तरह से हम करंट बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी भी आनी चाहिए और सोल्व करनी भी हमें आनी चाहिए। लेकिन ये जो करंट हमने निकाला है किसी भी टाइम पर, इसको हम एक जुगाड़ से भी निकाल सकते हैं। हो सकता है बड़ा आपको याद हो कि इस तरह का जुगाड़ मैंने आप लोगों को कैपेसिटर में भी सिखाया था। तो यही आंसर हम लोग जुगाड़ से भी निकाल सकते हैं। सर जुगाड़ से कैसे निकालोगे, सुनना बेटा। जुगाड़ से आप ऐसा लिख सकते हो कि इंडक्टर में से गुजरने वाला करंट विल बी करंट एट स्टेडी स्टेट इनटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ये क्या है बेटा, दिस इज करंट एट स्टेडी स्टेट। इंडक्टर में से स्टेडी स्टेट में कितना करंट जाएगा। सर ये टाउ क्या है बेटा, टाउ है आपका टाइम कांस्टेंट। बेटा टाउ है आपका टाइम कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है L अपॉन आर इक्विवेलेंट। सर ये इक्विवेलेंट किसके अक्रॉस लिखना है बेटा, जो इक्विवेलेंट लिखना है ये बैटरी के अक्रॉस नहीं लिखना है, ये आपको अक्रॉस इंडक्टर लिखना है। और ऐसा करते बेटा तुम्हारा काम बन जाएगा। सर पक्का बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। जैसे सबसे पहले करंट एट स्टेडी स्टेट निकालो बेटा। करंट एट स्टेडी स्टेट निकालना तो बहुत आसान। करंट एट स्टेडी स्टेट में आपका इंडक्टर विल बिहेव लाइक ए शॉर्ट वायर। तो एक रेजिस्टेंस ऊपर R, नीचे बेटा एक रेजिस्टेंस नीचे R, बैटरी है जिसका EMF E है, रेजिस्टेंस R है।
आर और आर मैंने बेटा जैसे बताया था, दैट इज R/2, वो R/2 और ये आर कैसे हैं सीरीज में, कितना हो गया 3R/2। यहाँ से करंट आएगा बड़ा कितना आएगा EMF अपॉन 3R/2। ये करंट बढ़ जाएगा, आधा इसमें आधा इसमें, तो इसमें से जो करंट जाएगा एट स्टडी स्टेट बड़ा उसकी वैल्यू आएगी बड़ा कितनी E/3R। सर टाउ कैसे लिखें, बड़ा टाउ मैंने कहा ना कि लिख दो L/R इक्विवेलेंट। सर ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके अक्रॉस निकालना है, इंडक्टर के अक्रॉस निकालना है। तो ज़रा सोचो सर्किट में क्या है, सर्किट में एक रेजिस्टेंस तो ऊपर है, एक रेजिस्टेंस आपके पास नीचे है, ये इंडक्टर के दोनों एंड्स हैं, एक रेजिस्टेंस आपके पास नीचे है। जब भी बड़ा ये आर इक्विवेलेंट निकालो तो बैटरी को शॉर्ट कर दिया करो, मतलब बैटरी को हटा दिया करो। बिल्कुल यही काम हम लोगों ने कैपेसिटर में भी किया था, तो हो सकता है कि मोस्टली बच्चों को आदत तो पड़ गई हो। अब क्या होगा, अब ये वाला आर और ये वाला आर आपस में कैसे हैं, पैरेलल, तो आर और आर कितना हो गया R/2। ये तो आर है ही बेटा, ये आर और ये आर दोनों पैरेलल, बेटा कितना हो गया R/2। ये आर और R/2 दोनों कैसे हैं आपके पास सीरीज, मेरे पास आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई है बड़ा कितनी आ गई है 3R/2। तो टाउ को मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं L/R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट इज 3R/2। लो बेटा वैल्यूज रखनी है, इंडक्टर में से गुजरने वाला करंट होगा, इंडक्टर में करंट एट स्टडी स्टेट, बेटा इंडक्टर में करंट एट स्टडी स्टेट इज E/3R into 1 minus e⁻⁻ t अपॉन टाउ। टाउ है बेटा कितना 2L/3R। बेटा चेक करना कि हमारा यही आंसर आया था क्या, हाँ बेटा बिल्कुल यही आया था। लेकिन ये वाला तरीका सिर्फ कब तभी काम देगा जब शुरुआत में इंडक्टर में करंट जीरो। हालांकि मोस्टली सवाल बेटा ऐसा होगा, अगर मान लो कि शुरुआत में इंडक्टर में करंट किसी ने बोल दिया कि जीरो नहीं I0 है, बेटा फिर तो हमें पूरा ढंग से सॉल्व करना पड़ेगा और t = 0 पर करंट की वैल्यू I0 लेनी पड़ेगी। अदरवाइज जुगाड़ से बेटा मोस्ट ऑफ द टाइम तो आपका काम चल जाएगा। हालांकि जुगाड़ के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन बेटा इससे आंसर मैच करते हैं, है ना। ऐसे अपने कैपेसिटर में भी किए थे, यहाँ भी कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है।